ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां बेहद पावरफुल इंसान और बीस्ट्स एक साथ रहते हैं। कुछ इंसान तो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो गॉड्स के रेल्म तक पहुंच गए हैं। और फिर आता हूं मैं, ली फैन, जो 21st सेंचुरी में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, जब तक कि मैं गलती से यहां नहीं आ गया। सच कहूं तो मैं इस इममॉर्टल वर्ल्ड में आकर बहुत खुश था। मुझे लगा था कि मेरे पास एक कमाल का स्पिरिचुअल रूट होगा जो इस दुनिया को हिलाकर रख देगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा स्पिरिचुअल रूट इंसानियत में अब तक का सबसे वीक स्पिरिचुअल रूट है, तो मैं पूरी तरह से हिल गया। फिर मेरी लाइफ में वो फेज आया जो हर हीरो महान बनने से पहले एक्सपीरियंस करता है। लोगों ने मेरा बेइंतहा मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मुझे वर्थलेस भी बुलाया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि सिस्टम एक दिन जरूर आएगा और सब कुछ बदल देगा। 600 अजीब टास्क पूरे करने के बाद मुझे आखिरकार गॉड लेवल सिस्टम मिल ही गया। उसका दावा था कि वो मुझे अब तक का सबसे पावरफुल बीइंग बना देगा। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी और मैंने सोचा कि मैं जल्द ही इनविंसिबल बन जाऊंगा। लेकिन जब मुझे अपना पहला टास्क मिला तो मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी है। मेरा पहला टास्क था अपनी पड़ोसन आंट वॉन्ग को सब्जियां डिलीवर करना। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा ये किस तरह की बकवास है, लेकिन आखिरकार मुझे सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ा। अब मैं एक किसान के अलावा कुछ नहीं हूँ, जो अपने दिन की शुरुआत लकड़ी काटने से करता है, दोपहर में मुर्गियों को दाना खिलाता है और शाम को पेंटिंग करता है। मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मुझे खेतों की रक्षा करनी होती है। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम मुझसे ये जबरदस्ती करवाता है। एक दिन एक अंकल मेरे पास आए और कहा, ली फैन, फेस्टिवल शुरू होने वाला है, क्या तुम मेरे लिए एक पोयम लिख सकते हो? जाते जाते मैंने जवाब दिया, जरूर अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बता दीजिए आपको कैसी चाहिए। मेरे जाते ही मेरी मुर्गियां फीनिक्स में बदल गईं। फीनिक्स ने कहा, दोस्तों बाहर आ जाओ, मास्टर चले गए हैं और ये खाने का बिल्कुल सही टाइम है। अचानक पानी से एक ड्रैगन निकला और बोला, क्या तुम लोगों को पता है हमारे मास्टर आज बेहद पावरफुल हो गए हैं। उन्होंने तालाब में अपने पैर धोए और उसके कारण बॉस ट्री भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पेड़ ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, हमारे मास्टर बहुत पावरफुल हो गए हैं, लेकिन वो इतने सालों से काफी अकेले लगते हैं, उनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी नहीं रहा। फीनिक्स ने ऐड किया, हाँ ये तो सच है। ड्रैगन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं, मास्टर सारा दिन काम करते हैं, उन्हें किसी से प्यार करने का टाइम कब मिलेगा। मैं बस दुआ करता हूँ कि उन्हें जल्द ही कोई साथी मिल जाए। सीन फिर गांव के बाहरी इलाके में शिफ्ट होता है, जहां हम मू क्यांग निंग को अपने ग्रुप के साथ विलेज बॉर्डर पर खड़ा देखते हैं। एक आदमी उसे वार्न करता है, सेंटेस, ये जगह बेहद खतरनाक है, हमारे पूरक जब अंदर गए थे तो बीमार पड़ गए थे, मेरी सलाह है कि आप एक बार फिर सोच लें। मू क्यांग निंग ने जवाब दिया, मैं सेल्फिश नहीं हो सकती, अगर मैं नहीं गई तो हमारा सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। उसने सबको तैयार होने का इंस्ट्रक्शन दिया और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गोल्डन लेजर का इस्तेमाल किया। उसने बैरियर पर एक आर्टिफैक्ट फेंका जिससे एक छोटा सा होल बन गया। उसमें से तेज एनर्जी लीक होने लगी जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रही थी। परेशान होकर मू क्यांग निंग रोने लगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम पहला ऑब्स्टिकल भी पार नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिवाइन वाटर बीड हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी पर ली फैन वहां पहुंचा और पूछा, ये सारा धुआं कहां से आ रहा है? तभी मू क्यांग निंग लड़खड़ाई और उसके ऊपर गिर पड़ी। ली फैन ने सोचा, मैंने गलती से ये क्या पकड़ लिया। ली फैन ने कहा, लगता है धुएं की वजह से तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। मू क्यांग निंग हैरान होकर सोचने लगी, ये आदमी कौन है जिसने डिवाइन फॉक्स को अपने हाथों से इतनी आसानी से पहुंच दिया? ये जरूर एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है। उसने रिस्पेक्ट से उन्हें ग्रीट किया और कहा, सीनियर, मेरा नाम मू क्यांग निंग है और मैं ली हुओ सेक्ट से हूँ। हम यहाँ फंस गए थे लेकिन आपने हमें बचा लिया। हमारा सेक्ट आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलेगा। ली फैन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वैसे ली हुओ सेक्ट, ये नाम मैंने पहले भी सुना है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मू क्यानिंग ने जवाब दिया, हम एक डार्क ग्रीन बीड ढूंढ रहे थे। फिर उसने मन में सोचा, हेवनली एक्सपर्ट्स अक्सर बहुत सीरियस होते हैं, अगर उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। ली फैन ने कहा, एक ग्रीन बीड? हाँ, मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा है। मू क्यानिंग ने मिन्नत की, सीनियर प्लीज हमें वहां ले चलिए। ली फैन ने उन्हें वार्न किया कि रास्ते में उसकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। मू क्यानिंग ने सुझाव दिया, सीनियर मैं आपके साथ अकेली आ सकती हूँ, बाकी सब यहाँ इंतजार कर सकते हैं। सेक्ट मेंबर्स थोड़ा हिचकिचा रहे थे। सेंटेस, अकेले जाना खतरनाक है, लेकिन मू क्यानिंग ने जिद की, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कम से कम उनकी मदद से हम अंदर तो जा सकते हैं। ली फैन ने सोचा, ये लड़की इतनी वीक और गांव में एंटर करने को लेकर इतनी सावधान क्यों है?
माना कि यहाँ के रास्ते खराब है, लेकिन खतरनाक तो नहीं है। जैसे ही वो अंदर घुसे, मू कैनिंग चिंता करने लगी कि क्या उसका आर्मर समाधि ट्रू फायर को झेल पाएगा। ली फैन ने उसे भरोसा दिलाया, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ आ सकती हो। शॉक होकर सेक्ट मेंबर सोचने लगे, ये कैसे पॉसिबल है कि वो आग में से इतनी आसानी से चल रहा है। जब मू कैनिंग हिचकिचाई तो ली फैन ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे यहाँ हर चीज में आग लगी है, बस मेरे पीछे आओ। वो आखिरकार आग में घुस गई और पीछे सेक्ट मेंबर्स ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे। ली फैन कहता है, जब मैं यहाँ लकड़ियां काट रहा था तब मुझे तुम्हारा बीट दिखा था, क्या तुम चेक कर सकती हो वो कहाँ है? मू कैनिंग सोचती है, सबसे ऊपर वाली काली लकड़ी। सीनियर कह रहे हैं कि वो फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर लकड़ियां काट रहे थे। सच में ये मास्टर बेहद पावरफुल है। अचानक मू कैनिंग को चक्कर आने लगता है। ली फैन पूछता है, अब तुम्हें क्या हो गया? मू कैनिंग जवाब देती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डिजी फील कर रही हूँ। ली फैन सोचता है, ये लड़की सच में बहुत वीक है, बस कुछ ही कदम चलने के बाद बेहोश हो रही है। वो कहता है, एक सेकंड के लिए यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मू कैनिंग सोचती है, ये कैसी जगह है, यहाँ बैठने से ही मुझे एनर्जाइज्ड फील हो रहा है। ली फैन वापस आकर कहता है, ये लो, ये पानी पियो। पानी को देखते हुए मू कैनिंग सोचती है, ये पानी अजीब क्यों लग रहा है। जैसे ही मू कैनिंग उसे पीती है, वो लेवल्स ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देती है और एक झटके में गोल्डन कोड रेल्म के 9th लेवल पर पहुंच जाती है। ली फैन कमेंट करता है, लगता है तुम्हें ये पानी बहुत पसंद आया, अगर और चाहिए तो मैं ला सकता हूँ। मू कैनिंग हैरान होकर जवाब देती है, नहीं नहीं सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोचती है, अगर उन्हें लगा कि मैं लालची हूँ तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। ली फैन फिर कहता है, अब जब तुमने पानी पी लिया है तो तुम अपना बीट ढूंढ सकती हो। मू कैनिंग को एहसास होता है, मास्टर की हेल्प की वजह से मैं बीट को यहाँ सेंस कर सकती हूँ। वो बीट को निकालती है और सोचती है, हमारे डिवाइन वाटर बीट की अपनी स्पिरिट है, इसीलिए ये सिर्फ किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के पास जाता है। ली फैन बीट को उसके हाथ में देता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा बीट। शॉक होकर मू कैनिंग कहती है, क्या आप सच में ये मुझे दे रहे हैं? ली फैन जवाब देता है, तुम इसीलिए तो यहाँ आई थी ना, इतनी हैरान क्यों हो? झुककर मू कैनिंग कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। ली फैन कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम वापस जाना तो अपने कपड़े जरूर बदल लेना, यहाँ से थोड़े फटे हुए हैं। मू कैनिंग पूछती है, सीनियर क्या मैं आपसे फ्यूचर में दोबारा मिलने आ सकती हूँ? ली फैन जवाब देता है, श्योर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में मू कैनिंग टाउन के बाहर पहुंचती है, जहां एक सेक्ट मेंबर उसे इन्फॉर्म करता है कि सिचुएशन और खराब हो गई है। सेक्ट मास्टर ने सबको तुरंत बुलाया है क्योंकि फ्लेम सेक्ट ने हम पर अटैक कर दिया है। अगली सीन में ली हो सेक्ट का यूशान दिखाया जाता है। फ्लेम सेक्ट का लीडर कहता है, तुम्हारा ली हो सेक्ट जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारे सेक्ट में तुम ही इकलौते हो जो गोल्डन कोर रेल्म के सेकंड लेयर तक पहुंचे हो, तुम हमसे पैसे लड़ोगे, सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए वही बेहतर है। यूशान ऐलान करता है, जब तक मैं जिंदा हूं ली हो सेक्ट बर्बाद नहीं होगा। फ्लेम सेक्ट का लीडर मुस्कुराता है और यूशान पर अटैक करते हुए कहता है, ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत के बाद वो वैसे भी मेरा ही हो जाएगा। अचानक मू कैनिंग बीच में आते हुए चिल्लाती है, सब लोग रुक जाओ, सेक्ट मास्टर मैं डिवाइन वाटर बीट के साथ वापस आ गई हूँ। यूशान एक्सप्लेन करता है, डिवाइन वाटर बीट एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इसके साथ कोई भी हमें बर्बाद नहीं कर सकता। फ्लेम सेक्ट का लीडर सवाल करता है, तुम्हें ये कैसे मिला? जहां तक मुझे पता है वो बीट तो फॉरबिडन लैंड में गिरा था। मू कैनिंग जवाब देती है, एक सीनियर ने हमारी मदद की जिसकी वजह से हम फॉरबिडन लैंड में एंटर कर पाए। फ्लेम सेट का लीडर पलट कर कहता है, बकवास, वो बीट जरूर नकली होगा। मू कैनिंग भी जवाब देती है, एल्डर गॉन्गसन, बीट नकली कैसे हो सकता है जब मेरी कल्टीवेशन इतनी बढ़ गई है? एल्डर गॉन्गसन शॉक होकर पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो गोल्डन कोर रेल्म के सेकंड लेवल पर थी, तुम अचानक से 9th लेवल पर कैसे पहुंच गई? मू कैनिंग समझाती है, जैसा कि मैंने कहा, फॉरबिडन लैंड के सीनियर ने मेरी हेल्प की। एल्डर गॉन्गसन उसे डिसमिस कर देता है, लेकिन फिर लड़खड़ाता है और पीछे हटते हुए कहता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तुम में से कोई नहीं बचेगा। यूशान कहता है, एक अनजान सीनियर की हेल्प ने हमारे सेक्ट को बचा लिया। मू कैनिंग ने मास्टर को सिक्ल्यूशन से वापस आने को इन्फॉर्म किया। हमें इस सीनियर को तुरंत थैंक यू कहना चाहिए। बाद में वो लीफान के गांव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचते हैं। ओल्ड मास्टर मू कैनिंग से पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि सीनियर यहीं रहते हैं? मू कैनिंग जवाब देती है, ओल्ड मास्टर मुझे एग्जैक्ट घर के बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन सीनियर ने कहा था कि उनका गांव पहाड़ के पास है और ये उन्हीं का गांव लगता है। यूशान कमेंट करता है, तुम सही कह रही हो मू कैनिंग, फॉरबिडन लैंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये गाँव खतरनाक नहीं लगता। मुझे यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग दिख रहे हैं जो काफी ऑर्डिनरी लगते हैं। ओल्ड मास्टर हैरान होकर नोटिस करते हैं कि गांव वालों ने टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट्स पकड़े हुए हैं। एक औरत के पास जाकर वो पूछते हैं, मैम आपको ये आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला? औरत जवाब देती है, अगर ये मेरे हाथों में है तो जरूर मेरा ही होगा।
एक दूसरा आदमी बीच में बोलता है, अरे जियांग तुम कितनी भुलक्कड़ हो, आज लीफान ने इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके हमारी मदद की थी। औरत कहती है, ओ हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी। ओल्ड मास्टर गहरी सोच में समझ जाते हैं लीफान ही वो सीनियर होगा जिसका जिक्र मू कैनिंग ने किया था। वो पूछते हैं, लीफान कहाँ रहता है? औरत एक सब्जी के खेत के पास वाले घर की तरफ इशारा करके कहती है, वो रहा उसका घर। यूशान कहता है, ये तो बाहर से बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है। घर में घुसते ही मू कैनिंग चिल्लाती है, ये कौन सी जगह है? यहाँ हर चीज एक अल्टीमेट ट्रेजर है। यहाँ रखी जड़ी बूटियां और फ्रूट्स तो हजारों साल पहले गायब हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की एक हर्ब भी इतनी वैल्यूएबल है कि उसे बेचकर हमारा पूरा सेक्ट खरीदा जा सकता है। लेकिन इतनी हाई क्वालिटी हर्ब्स यहाँ आई कैसे? यूशान घास चबाते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर सच में इनक्रेडिबल है। यहाँ की घास की क्वालिटी हमारे पास मौजूद किसी भी रिसोर्स से कहीं बेहतर है। ओल्ड मास्टर ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं भी तो यही खा रहा हूँ। जितना खा सकते हो अभी खा लो, ये कल्टीवेशन के बाद बेहद काम आएगा। दोनों ये कहते हुए भागे। हमें सीनियर को ग्रीट करना चाहिए, हो सकता है उनके पास हमारी हेल्प करने के लिए बहुत से रिसोर्सेस हों। उन्हें देखते हुए बोहू ने कमेंट किया, जियांग क्या वो 3 भिखारी थे? देखो वो किसी के घर में घास खा रहे हैं। जियांग ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, उनके कपड़े गंदे थे, वो जरूर भिखारी ही होंगे। और देखो घास खाते हुए वो कितने खुश हैं। लेकिन उन 2 बूढ़े आदमियों के साथ वो सुंदर लड़की क्या कर रही है? जियांग ने ऐड किया, अगर ली फैन उसे पटाने में कामयाब हो गया तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। वो सालों से यहाँ अकेला रह रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है और बोर हो रहा है। तभी ली फैन बाहर आया और बोला, मेरे पास बहुत कम लकड़ी बची है और कल तक ये जरूर खत्म हो जाएगी। आज मौसम अच्छा है, मैं जाकर थोड़ी लकड़ी काट लाता हूँ। अचानक मू कियांगनिंग ने पीछे से आवाज दी, सीनियर आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ली फैन ने जवाब दिया, यंग लेडी तुम वापस आ गई और इस बार तुम अपने साथ 2 और लोगों को लाई हो। ये कौन है? यूशान ने कहा, ओल्ड मास्टर लगता है इस घर में घुसना बहुत बड़ी गलती थी। ये जगह हद से ज्यादा डेंजरस है। ओल्ड मास्टर ने मुर्गियों को ऑब्जर्व करते हुए कहा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनकी पावर देखो, ये कम से कम वॉइड लेवल पर तो जरूर होंगी। एक मुर्गी ने ओल्ड मास्टर को घूर कर देखा, जिससे वो पैरालाइज हो गए। उसने सोचा, ये है एक वॉइड लेवल कल्टीवेटर की पावर। सिर्फ एक बार देखने से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ली फैन ने पूछा, ओल्ड मास्टर आप ठीक है? ओल्ड मास्टर ने सोचा, ये सीनियर सच में अमेजिंग है। उनके सिर्फ एक टच ने चिकन की पावर को नलीफाई कर दिया और मुझे काफी बेहतर फील हो रहा है। मू कियांगनिंग ने कहा, सीनियर ये मेरे सेट के एल्डर्स हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है तो वो आपको थैंक यू कहने यहाँ आए हैं। ली फैन ने जवाब दिया, तो ये लोग मुझे थैंक यू कहने आए हैं। तभी सिस्टम ने ली फैन से कहा, अपने गेस्ट को खाने पर इनवाइट करो। ली फैन ने कहा, जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो रुककर खाना खाइए। मू कियांगनिंग ने रिस्पॉन्ड किया, इस मौके के लिए शुक्रिया सीनियर। खाना बनाते वक्त ली फैन ने कहा, मेरे घर पर कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक सिंपल सा मील है। आग को ऑब्जर्व करते हुए गेस्ट चिल्लाए, ये क्या है? ये तो गोल्डन ड्रैगन फायर है। कहा जाता है कि ये आग हाईएस्ट ग्रेड मेडिसिन को रिफाइन कर सकती है और ये यहाँ इसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओल्ड मास्टर ने कहा, लगता है सीनियर हमें स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं ताकि जो आज हुआ हम उसे अवॉइड कर सकें। उन्होंने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि जो भी फूड सर्व किया जाए उसे पूरा फिनिश करें। जैसे ही ली फैन ने खाना सर्व किया, उन्होंने तेजी से खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उनकी बॉडीज में पावरफुल एनर्जी दौड़ने लगी। ओल्ड मास्टर चिल्लाए, ये तो इनक्रेडिबल है। कम से कम 50 साल हो गए मेरी कल्टीवेशन में कोई प्रोग्रेस हुए और मुझे लगा था कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक बाउल सूप पीने के बाद मैंने एफर्टलेसली ब्रेक थ्रू कर लिया। एहसान से भरकर ओल्ड मास्टर और बाकी सब झुक गए और कहा, सीनियर आपने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। ली फैन ने सोचा, मैंने उन्हें बस एक टाइम का खाना खिलाया और ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा एहसान होगा। ये लोग जरूर बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए होंगे। सिस्टम ने इंटरप्ट किया, जल्दी से उन्हें बाहर भेजो, तुम्हारी ड्राइंग शुरू करने का टाइम हो गया है। ली फैन ने सोचा, मैंने अभी खाना बनाया और अब मुझे ड्राइंग भी करनी है। उसने उनसे कहा, आप लोग अब जा सकते हैं, मुझे कुछ टास्क पूरे करने हैं। मू कियांगनिंग ने पूछा, सीनियर क्या मैं आपसे दोबारा मिलने आ सकती हूँ? ली फैन ने जवाब दिया, बिल्कुल तुम कभी भी आ सकती हो। मू कियांगनिंग और बाकी लोग गेट से निकल गए। ओल्ड मास्टर ने उससे कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से हमें ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ही वो गांव से निकले, उनका सामना एल्डर गोंगसन से हुआ। उसने कहा, तुम और यूशान तुम दोनों आज बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हें हराने के बाद हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फायर सेट हमेशा के लिए राज करेगा। यूशान ने पलटकर कहा, तुम्हें क्या लगता है हमारा लिहो सेट इतना वीक है कि तुम हमें आसानी से बुली कर सकते हो? हम पहले से बहुत स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। एल्डर गोंगसन ने कहा, मैंने तुम्हें कल ही देखा था और तुम तब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। लगता है इस गांव में कोई पावरफुल इंसान तुम्हें गाइड कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी नेक्रोमैंसर स्किल का इस्तेमाल किया और स्केलेटन्स की एक विशाल आर्मी को समन कर लिया। एल्डर गोंगसन ने ऐलान किया, ये मेरी अल्टीमेट टेक्निक है, द डेड आर्मी। इन डेडली चेन्स के सामने कोई जिंदा नहीं बच सका। ये देखते हुए यूशान चिल्लाया, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी पावर की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम एक इविल कल्टीवेटर बन गए हो। कियांगनिंग, ये आने वाले चेन अटैक्स बेहद पावरफुल होंगे। पूरी कोशिश करना कि इनकी चोट ना लगे।
तभी चेन ने दोनों मास्टर्स के बैरियर्स को तोड़ दिया और उन पर अटैक कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। मू कियांग चिल्लाई, मास्टर आप ठीक है? किसुई ने ऑब्जर्व किया, ये स्केलेटन्स बेहद पावरफुल हैं। मेरे अंदाजे से ये सब कम से कम महायाना स्टेज पर हैं। अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें कम से कम वॉइड रेल्म लेवल का एक मास्टर लगेगा। मू कैंडिंग ने कहा, मेरे दोनों मास्टर्स हार चुके हैं और गोंगसुन के पास बेहद खतरनाक ईविल पावर्स हैं। मैं उससे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? गाओसुन ने गुस्से से कहा, इन ईविल तरीकों ने मुझे जबरदस्त पावर दी है। मुझे अब स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। मैं इंसानों को रिफाइन करके उनकी पावर एब्जॉर्ब कर सका हूँ। तुम्हें मारने के बाद इस गाँव का हर एक इंसान मरेगा और एक एक करके वो मेरी अनडेड आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। रोते हुए मू कैंडिंग ने मिन्नत की, प्लीज ऐसा मत करो। इस गांव के लोग मासूम हैं, उनका कल्टीवेटर्स से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज उन्हें छोड़ दो। जैसे ही अनडेड आर्मी ने गांव में एंटर किया, पूरे एरिया में तेज हवा चलने लगी। ली फैन ने कमेंट किया, पहले मौसम कितना अच्छा था, ये अचानक से कैसे बदल गया? लगता है जल्द ही बारिश हो सकती है, लेकिन मैं बस होप करता हूँ कि फसलों को कोई नुकसान न हो। ली फैन के शब्द पूरे एरिया में गूंज उठे। अचानक अनडेड आर्मी एक पल में तबाह हो गई। शॉक होकर गोंगसुन चिल्लाया, ये किस तरह की पावर है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत पावरफुल कल्टीवेटर हमें दूर से ही तबाह कर रहा है। उसी पल ली फैन की पावर ने गोंगसुन को खून से लथपथ गांव से बहुत दूर फेंक दिया। गोंगसुन बड़बड़ाया, अभी क्या हुआ? मैं जीत रहा था, लेकिन अब तो जिंदा बचना भी लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। मुझे सबको रिपोर्ट करना होगा कि एक बहुत पावरफुल मास्टर आ गया है, कोई ऐसा जो हमें एफर्टलेसली तबाह कर सकता है। इसके साथ ही गोंगसुन गिर पड़ा और मर गया। शॉक होकर मू कैंडिंग ने कहा, सब कुछ अचानक से कैसे सॉल्व हो गया? क्या सीनियर ली फैन ने कुछ किया? किसुई ने जवाब दिया, नहीं, ये पहाड़ का डिफेंस मैकेनिज्म था। सीनियर ली फैन एक बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस है। उनकी यहाँ मौजूदगी ने पहाड़ के चारों तरफ एक जबरदस्त बैरियर बना दिया है। ये बैरियर इतना पावरफुल है कि सीनियर का एक सिंगल कमांड किसी को भी तबाह कर सकता है। ये पूरा टाउन उनके पर्सनल डोमेन जैसा है। हम सीनियर से सवाल करने के काबिल नहीं है। वो जो भी डिसाइड करते हैं हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो पहले ही हम पर बहुत एहसान कर चुके हैं। उन्हें चुकाने के लिए हमें उनके लिए वो सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मू कैंडिंग ने हामी भरी, यस मास्टर, अगर सीनियर ली फैन को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें कभी मना नहीं करूंगी। बाद में हम ली फैन को शाम में शांति से पेंटिंग करते हुए देखते हैं। चीकर उसने कहा, आज कितनी ठंड है। मेरा सिस्टम भी अजीब है, मुझसे यहाँ इस जमाने वाली पहाड़ी हवा में भी पेंटिंग करवा रहा है। हालांकि शाम का व्यू सुंदर है, लेकिन मैं ठंड से नहीं बच सकता। तभी कुछ स्पिरिचुअल बर्ड्स एक व्हाइट टाइगर का पीछा कर रहे थे। बर्ड्स चिल्लाए, हमें इस टाइगर को पकड़ना ही होगा। इसका खून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमें इंसानों में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर सकता है। टाइगर ने मिन्नत की, प्लीज मेरा पीछा मत करो। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम सबको जरूर मार डालेंगे। बर्ड्स ने पलट कर कहा, अगर तुम्हें अपने पिता पर इतना ही भरोसा है तो भागना बंद करो। पहाड़ पर जबरदस्त एनर्जी को फील करते हुए टाइगर ने सोचा, यहाँ जरूर कोई पावरफुल मास्टर है। अगर मुझे जिंदा बचना है तो मुझे उनकी प्रोटेक्शन लेनी होगी। इसी बीच ली फैन ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली, लेकिन उसे लगा कि कुछ कमी है। उसी पल टाइगर का पीछा कर रहे बर्ड्स वहाँ आ गए। ली फैन ने सोचा, परफेक्ट टाइमिंग, मैं इन बर्ड्स को अपनी पेंटिंग में इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे ही उसने उन्हें ड्रॉ किया, वो बर्ड्स उसके आर्टवर्क में एब्जॉर्ब हो गए। ली फैन ने कहा, फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन वो सारे बर्ड्स कहाँ चले गए? शॉक होकर टाइगर ने सोचा, ये मास्टर अनबिलीवेबली पावरफुल हैं। उन डिवाइन बर्ड्स के पास कम से कम वॉइड रेल्म लेवल की पावर्स थी, फिर भी उन्होंने उन्हें एफर्टलेसली अपनी पेंटिंग में ट्रैप कर लिया। क्या पता वो मुझे भी पकड़ लें। अपनी जान के डर से टाइगर सोच रहा था, इस फॉर्म में मैं जरूर हार जाऊंगी, लेकिन इंसानों को उन्हें बिल्लियां बहुत पसंद होती हैं। वे कभी भी एक छोटी सी क्यूट बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हुई और ली फैन के पास चली गई। ली फैन ने कहा, इस घने जंगल वाले पहाड़ पर एक बिल्ली क्या कर रही है? वैसे अगर ध्यान से देखो तो ये बिल्ली बहुत सुंदर है। टाइगर ने सोचा, ये अपीयरेंस मेरे ह्यूमन फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है, जिसमें मैं इससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। बिल्ली को अपनी गोद में उठाते हुए ली फैन ने कहा, ये बिल्ली सच में अडोरेबल है और इसका फर बेहद सॉफ्ट है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मुझे एक भी बिल्ली नहीं मिली। इसके साथ खेलने में मजा आएगा। ऐसा भी लगता है कि ये किसी की पेट नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। इसी बीच टाइगर ने सोचा, मास्टर का टच कितना पावरफुल है। मैं अपनी बॉडी में एक स्पेशल एनर्जी को भरते हुए फील कर सकती हूँ। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया, तुम्हारे पास एक नया टास्क है, एक सफेद बिल्ली को पेट के तौर पर अडॉप्ट करो। ली फैन ने कमेंट किया, एक बार के लिए तुमने मुझे एक अच्छा टास्क दिया है, मैं इसे करके सच में एंजॉय करूंगा। सीन ली फैन के घर पर शिफ्ट होता है। हम टाइगर को देखते हैं जो ली फैन की मुर्गियों से नर्वस है। टाइगर ने सोचा, मास्टर डेंजरस है और ये घर पावरफुल बीस्ट्स और क्रीचर्स से भरा हुआ है, यहाँ तक कि ये पेड़ भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। मुर्गी ने टाइगर की तरफ देखा और कहा, तुम बिल्ली जैसी दिखती भी नहीं हो। सिर्फ मुर्गी के घोरने से टाइगर और भी नर्वस हो गई और टेबल से लगभग गिर ही गई। लेकिन ली फैन ने उसे एन वक्त पर पकड़ लिया और कहा, स्वीट किटी, तुम गिर क्यों रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? टाइगर ने सोचा, ये सब मुर्गियां पहले ऑर्डिनरी हुआ करती थीं, लेकिन मास्टर की पावर ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब जब मैं मास्टर के करीब रह रही हूँ, मैं भी जल्द ही उनके पावर लेवल तक पहुंच जाऊंगी। फिर देखते हैं ये मुझे कैसे बुली करते हैं। ली फैन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आएगा या नहीं। तभी बिस्किट खाने के बजाय टाइगर ने ली फैन का हाथ चाट लिया। उसने सोचा, इनके हाथों में कितनी अमेजिंग स्पेशल एनर्जी है, इनके पास रहने से ही मैं एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ।
ली फैन शर्माते हुए सोचा, कितने टाइम से मैं सिंगल हूँ, एक बिल्ली का टच भी मुझे इतना अफेक्ट कर रहा है। टाइगर ने सोचा, मास्टर द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद उनका एनर्जी फ्लो काफी बढ़ गया है। मास्टर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली हूँ। बाद में रात हो जाती है और ली फैन सो जाता है। टाइगर ने सोचा, फाइनली मास्टर सो गए हैं, अब मैं अपना फॉर्म बदल सकती हूँ। वो ट्रांसफॉर्म हुई और उनके करीब आई, सोचते हुए, मास्टर की बॉडी के चारों तरफ इनक्रेडिबल स्पेशल एनर्जी है, मैं जितना करीब रहूंगी उतनी ही स्ट्रांग बनूंगी। उसने धीरे से कहा, मास्टर उठ जाइए। ली फैन ने अपनी आंखें खोली और सोचा, मेरे घर में कौन है, ये लड़की जरूर मेरे सपने में आई होगी, काश ये सपना सच होता। टाइगर ने सोचा, मैं सही थी, जब मास्टर शर्माते हैं तो उनका एनर्जी फ्लो और भी बढ़ जाता है। अगर मैं सिर्फ 1 महीने उनके पास रह सकूं तो मेरे पास प्योर ब्लड होगा और मैं अपने क्लैन में सबको पीछे छोड़ दूंगी। मास्टर के साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर टाइगर उनके पास ही सो गई। सीन लीहो सेक्ट पर शिफ्ट होता है। मू कैनिंग ने कहा, मास्टर क्या ये टास्क जरूरी है? किशवी ने जवाब दिया, हमारे सीनियर ली फैन हमें टेस्ट कर रहे हैं। इतने पावरफुल मास्टर का ऐसे ही कैजुअली अपीयर होना इम्पॉसिबल है। वो हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्ट्रांग बने और उन्हें फॉलो करें। उन्होंने आगे कहा, जब फ्लेम सेक्ट के गोंगसॉन ने ली फैन को गुस्सा दिलाया तो उन्होंने अपनी जबरदस्त पावर के बावजूद उसे सीधे नहीं मारा, क्योंकि हम उनकी प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं। हमें फ्लेम सेक्ट को खत्म करना ही होगा। ये सुनकर सब चिंतित हो गए। मास्टर, क्या आप वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं? कुछ दिन बाद एक फ्लाइंग बोट लीहो सेक्ट के बाहर आई। लोग आपस में बात कर रहे थे। फायर किंगडम की 3rd प्रिंसेस यहाँ आई हैं। एक मेड ने रिमार्क किया, लीहो सेक्ट इतना छोटा और वीक है, प्रिंसेस जितने इंपॉर्टेंट इंसान को यहाँ भेजना जरूरत से ज्यादा लगता है। प्रिंसेस हुओ ने कहा, मैंने लीहो सेक्ट के बारे में बहुत सारे रूमर सुने हैं। कहा जाता है कि उनकी सेंटेस एक फॉरबिडन एरिया में गई थी और वहां से अमेजिंग ट्रेजर्स वापस लाई। उसके बाद उन्होंने फ्लेम सेक्ट पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो उन्हें बुली किया करते थे। ये काफी रिमार्केबल है कि वो इतने बोल्ड हो गए हैं। उसने ऐड किया, जरूर कोई पावरफुल मास्टर अब उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जो उन्हें ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक्स दे रहा है। मैं प्रिंसेस हुओ उनसे मिलने आई हूँ। किशुई ने उन्हें ग्रीट किया, वेलकम प्रिंसेस, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं? प्रिंसेस ने एक्सप्लेन किया, हाल ही में कैगली माउंटेन पर बहुत से बीस्ट्स मारे गए हैं, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इविल कल्ट और फ्लेम सेक्ट वहां अपना डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने में इन्वॉल्व थे। की शुई सोच रहा था, तो बात यह है, मैंने पहले ही यहाँ फ्लेम सेक्ट के खिलाफ एक बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया था और उसकी वजह से अब सबको सीनियर के बारे में आइडिया हो गया है। ये मामला इतना फेमस हो गया है कि फायर किंगडम की प्रिंसेस भी खुद यहाँ चले आई हैं। मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली चिंतित है कि मास्टर की वजह से पावर बैलेंस बिगड़ रहा है और इसीलिए हर कोई सीनियर ली फैन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। कीशु ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे ल्यू हुओ सेक्ट के लोग हमेशा आम लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं हमारी सेक्ट साइंटिस्ट मू कियानिंग को आपके साथ भेज रहा हूँ। वो आपको सीनियर ली फैन से मिलवाने ले जाएंगी। मू कियानिंग 3rd प्रिंसेस के साथ ली फैन से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में 3rd प्रिंसेस ने कहा, मू कियानिंग, क्या तुम्हें पता है सीनियर को क्या पसंद है? मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ और खाली हाथ जाना ठीक नहीं लग रहा। क्या मुझे फायर एम्पायर से कुछ प्रोडक्ट्स एज गिफ्ट्स ले जाने चाहिए? मू कियानिंग ने जवाब दिया, सिस्टर हुओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीनियर ली फैन के पास अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स हैं। हम ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते जो उन्हें इंप्रेस कर सके। अचानक एक और फ्लाइंग बोट उनके सामने आ गई। बोट पर मौजूद इंसान ने कहा, तुम आगे नहीं जा सकती। प्रिंसेस हुओ के गार्ड्स ने रिस्पॉन्ड किया, ये तो 2nd प्रिंसेस की बोट है, वो यहाँ क्या कर रही है? वो जरूर प्रिंसेस के लिए ट्रबल खड़ी करेंगी। अब हमें फायर किंगडम की 2nd प्रिंसेस कॉन्क्यूबाइन हुओ सुआन से मिलवाया जाता है। उसने डिमांड किया, प्रिंसेस हुओ, अपनी रिंग तुरंत मेरे हवाले करो। प्रिंसेस हुओ ने जवाब दिया, 2nd सिस्टर, तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें मेरी रिंग की क्या जरूरत है? हुओ सुआन ने गुस्से से कहा, अनजान बनने का नाटक मत करो। इविल गॉड ने माउंट कागली के अंदर काफी बदलाव किए हैं, जहाँ हमारा फायर किंगडम का ट्रेजर छुपा हुआ था। अब उन बदलावों की वजह से हमारा ट्रेजर बाहर आने वाला है। मुझे उसे हासिल करने के लिए रिंग की जरूरत है। तुम जानती हो ये रिंग तुम्हारे पास बेकार है, इसलिए इसे बस दे दो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। प्रिंसेस हुओ ने मजबूती से जवाब दिया, हुओ स्वैन रिंग मेरी माँ की विरासत है और मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। जैसे ही टेंशन बढ़ी, 2nd प्रिंसेस के गार्ड्स ने बीच बचाव किया। 2nd प्रिंसेस सिर्फ कुछ दिनों के लिए रिंग उधार लेना चाहती हैं। हम अपना मिशन पूरा करने के बाद इसे लौटा देंगे। प्लीज इसे पर्सनल मत बनाइए और रिंग दे दीजिए। प्रिंसेस हुओ ने मना कर दिया, लेकिन खतरे को भांपते हुए आखिरकार कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग दे दूंगी, लेकिन प्लीज किसी को चोट मत पहुंचाना। उसने ना चाहते हुए भी रिंग दे दी। सेंटिस लॉन्ग, 2nd प्रिंसेस के फॉलोअर्स में से एक, ने ताना मारा, तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमें अटैक करना पड़ा और अब तुम्हें चोट लग गई। तुम जैसे वीक लोग पावरफुल लोगों के हाथों सफर करने के लिए ही बने हैं। मोकिया निंग ने प्रिंसेस हुओ को दिलासा दिया, फिक्र मत कीजिए, सीनियर ली फैन बहुत पावरफुल है, उनकी हेल्प से इन लोगों को हराना आसान होगा और आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। ली हुओ सेक्ट में हम ली फैन को अपनी ही पेंटिंग
पेंटिंग की तारीफ करते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है, भले ही ये मैंने खुद पेंट की है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये अमेजिंग बनी है। रोज सिस्टम टास्क पूरे करने से मेरी स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई हैं। मू कियानिंग ने अंदर आते हुए कहा, सीनियर ली फैन, आप कैसे हैं? ली फैन ने उसे ग्रीट किया और नोटिस किया कि प्रिंसेस हुओ बहुत ज्यादा झुकी हुई है। उसने कहा, इतना झुकने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ। मू कियानिंग ने एक्सप्लेन किया, प्रिंसेस हुओ को कुछ बुरे लोगों ने बुली किया और उन चीजों को भी ले लिया जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। ली फैन ने मन ही मन सोचा, ये लड़की जरूर बहुत कुछ सह चुकी है। रास्ते में उसे कुछ बुरे लोग मिले जिन्होंने उसे बुली किया और उसकी माँ की विरासत भी छीन ली। बाहर की दुनिया सच में बहुत डेंजरस है, बिल्कुल हमारी अपनी दुनिया की तरह, जहाँ कमजोर हमेशा दबाए जाते हैं। ली फैन ने अपना रुमाल आगे बढ़ाते हुए कहा, अपने आंसू पोंछ लो। हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लड़की ने अपने आंसू पोंछे। थैंक यू सीनियर। जैसे ही उसने रुमाल को अपने घाव पर दबाया, उसने नोटिस किया कि चोट ठीक होने लगी है। हैरान होकर उसने सोचा, क्या इस रुमाल में मेरे घावों को हील करने की पावर है? फिर उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी आंखें, जो कभी फायर आइज के नाम से जानी जाती थीं, अब डीप फायर आइज में अपग्रेड हो गई हैं, जिससे वो कहीं ज्यादा क्लियरली देख पा रही थी। उसने ली फैन के घर के चारों तरफ देखा और वहां की यूनिक एनर्जी को देखकर दंग रह गई। मू कियानिंग ने पूछा, सिस्टर, क्या सीनियर ली फैन ने आपको कोई पावर दी है? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ली फैन। लेकिन ली फैन ने हंसकर उसके एक्साइटमेंट को डिसमिस कर दिया। ये बस एक सिंपल सा रुमाल है, इसके लिए इतना वर्कअप मत हो। लेकिन मन ही मन वो उसके रिएक्शन पर सोचने लगा। लगता है उसकी लाइफ मुश्किलों से भरी रही है। मैंने उसे आंसू पोंछने के लिए बस एक रुमाल दिया और फिर भी वो इतनी खुश हो गई। फिर उसने उन्हें अंदर बुलाया। तुमने लंबा सफर तय किया है, अंदर आओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। जब वो अंदर आए, ली फैन ने फैली हुई चीजों के लिए माफी मांगी। मैं 2 दिन से लगातार पेंटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा घर पेंटिंग से भरा पड़ा है। प्लीज एक मोमेंट रुकिए, मैं सफाई कर देता हूँ। लड़की ने पेंटिंग्स को नोटिस किया और सोचा, ये ऑर्डिनरी आर्टवर्क्स नहीं है, ये होली आर्टिफैक्ट्स जैसे लग रहे हैं। उसने अपना हाथ एक पेंटिंग पर रखा और अपनी बॉडी में एनर्जी को दौड़ते हुए फील किया। मेरी आंखें फिर से अपग्रेड हो रही हैं, उसने कहा जब उसकी विजन 3rd ग्रेड सेक्रेड फ्लेम आइज में बदल गई। मू कियानिंग ने बदलाव को नोटिस किया और चिल्लाई, सिस्टर, आप ऐसी लग रही हैं जैसे आपने कुछ इनक्रेडिबल अचीव कर लिया हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपने देश में बहुत से पावरफुल मास्टर से मिली हूँ, लेकिन ली फैन के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो शायद हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं। इस दौरान ली फैन सोच रहा था कि वो उसकी पेंटिंग से इतने इंप्रेस क्यों हैं। मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी इंप्रूव हो गई हैं कि ये लोग इन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ रहे हैं। तभी उसके सिस्टम ने उसे प्रॉम्प्ट किया, तुम्हें अपने गेस्ट्स को एक गिफ्ट देना ही होगा। ना चाहते हुए उसने कहा, कैसा गिफ्ट? मैं 3 साल से इस पहाड़ पर रह रहा हूँ, बस जिंदा रहने लायक ही कमा पाता हूँ, मैं उन्हें गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? कुछ सोचने के बाद उसने लड़की से कहा, लगता है तुम्हें मेरी पेंटिंग्स पसंद आई हैं। ऐसा करते हैं, तुम एक पेंटिंग एज ए गिफ्ट ले सकती हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में सीनियर, क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? ली फैन ने हाँ में सर हिलाया। ये पेंटिंग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अगर फ्यूचर में तुम कभी भी मुश्किल में पड़ो तो ये जरूर तुम्हारी हेल्प करेगी। मन ही मन उसने सोचा, मैं उसे ये पेंटिंग सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम ने मुझे ऐसा करने को कहा। ये लोग फटे पुराने कपड़ों में गरीब लग रहे हैं, कम से कम वो इस पेंटिंग को बेचकर खाना तो खरीद सकते हैं। बाहर से उसने सलाह दी, इस पेंटिंग को अपने पास रखो। अगर तुम कभी इसे बेचने का फैसला करो तो खरीदार को बताना कि इसे एक महान मास्टर ने बनाया है, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे। प्रिंसेस हुओ थोड़ी पजल थी और उसने कहा, इस कीमती गिफ्ट के लिए शुक्रिया सीनियर, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ली फैन ने उसे भरोसा दिलाया, तुम्हें इसके साथ कुछ खास नहीं करना है। वैसे तुमने मेंशन किया था कि किसी ने तुम्हारी माँ की विरासत ले ली है, क्यों ना हम इसे वापस लाने की कोशिश करें? मू कियानिंग ने उनके शब्दों का मतलब निकालते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये है कि हमें लॉन्ग श्वानजोंग के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना होगा? प्रिंसेस हुओ थोड़ी हिचकिचाई। वो लोग पावरफुल हैं और अगर उन्होंने पलटवार किया तो बहुत से मासूम लोग मारे जा सकते हैं। तभी उनके फ्लाइंग बोर्ड पर तेज हवाएं चलने लगी और उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। मू कियानिंग चिल्लाई, इतने सारे कल्टीवेटर्स कागली माउंटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं? प्रिंसेस हुओ को अपनी बहन की बात याद आई। ये जरूर इसलिए है क्योंकि इविल गॉड ने एक बार कागली माउंटेन को बदल दिया था और अब एक सुप्रीम ट्रेजर बाहर आने वाला है। जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचे, मू कियानिंग ने ऑब्जर्व किया, कागली माउंटेन पहले पूरा हुआ करता था, लेकिन अब ये खंडहर बन चुका है। प्रिंसेस हुओ ने ऐड किया, रूमर्स हैं कि यमा एक इविल एम्परर अपीयर हुआ था जिसके पास बेहद पावर थी, जिसके कारण ये तबाही हुई थी। कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप एक सुप्रीम ट्रेजर बन रहा है। मू कियानिंग ने शॉक होकर इशारा किया, देखो लॉन्ग श्वानजोंग यहाँ है, साथ में CNE पवेलियन और रॉयल फैमिली के लोग भी। लगता है ये ट्रेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सबको यहाँ खींच लाया है। जैसे ही पहाड़ हिलने लगा, आसमान से चेन्स नीचे गिरने लगी और जमीन से टकराईं। कल्टीवेटर्स चौंक गए और अलार्म बजाते हुए चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? इस हल्ला गुल्ले के बीच जमीन के नीचे से एक चमकदार आर्टिफैक्ट निकला। कल्टीवेटर्स हैरान और उत्सुक ये स्पेक्यूलेट करने लगे कि ये किसी सुप्रीम रेल्म का सीक्रेट ट्रेजर है।
वो आपस में फुसफुसाने लगे, ये जरूर सुप्रीम किंग का कॉफिन है जिसमें सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं बल्कि बेहद पावर भी है। एक्साइटमेंट से भरकर कल्टीवेटर्स ने वहां होने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्हें विश्वास था कि इस रेलम से एक ट्रेजर भी उन्हें यहाँ से जाने के बाद इनक्रेडिबली पावरफुल बना देगा। इसी एक्साइटमेंट के बीच लिंगर ने वार्निंग दी कि कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने अपना शक जाहिर किया कि हो सकता है कॉफिन में ट्रेजर से बढ़कर भी कुछ हो। मू कियान निंग ने अपनी सिस्टर से पूछा कि उसका क्या मतलब है और लिंगर ने माना कि वो पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन उसने मू कियान निंग को सीनियर ली फैन की वार्निंग याद दिलाई कि प्रोटेक्शन के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल करना है। तभी रेल का गेट खुला और लॉन्ग श्वान जोंग अपने फ्लाइंग बोर्ड पर तेजी से आगे बढ़ा। लिंगर ने उसे जल्दी देखा और कहा कि वो साफ तौर पर ट्रेजर हासिल करने की जल्दी में है। ये देखकर दूसरे कल्टीवेटर्स ने भी एक दूसरे को तेजी से आगे बढ़ने को कहा। उन्हें डर था कि वो मौका खो देंगे। मू कियान निंग ने लिंगर से पूछा कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लिंगर ने हाँ में कहा, हमारे पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। उसने एक्सप्लेन किया कि ये सीक्रेट रेल्म ऑर्डिनरी से बहुत अलग है और हर कदम खतरनाक हो सकता है। उसने गेट के चारों ओर मौजूद लीथल केज फायर की तरफ इशारा किया। ये आग इतनी पावरफुल है कि ये सोल्स को भी जला सकती है। मू कियान निंग ने खतरे को समझा और अपनी स्किल्स का यूज करके अपने फ्लाइंग बोर्ड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया। लिंगर ने उसकी बेहतर हुई एबिलिटीज की तारीफ की। इसका क्रेडिट सीनियर ली फैन के आशीर्वाद को देते हुए, जिसने उनकी विजन को स्ट्रॉन्ग बनाया था और उन्हें आगे का सबसे सेफ रास्ता पहचानने में मदद की थी। कहीं और प्रिंसेस हुओ शुआन के गार्ड्स बेचैन हो रहे थे। एक ने कहा कि सीक्रेट रेल्म में एंटर करना शायद एक गलती थी, क्योंकि उनका शिप धीरे धीरे टूट रहा था और बहुत से गार्ड्स पहले ही मारे जा चुके थे। प्रिंसेस ने माना कि उसके विजन कमजोर हो रही है और उसकी मिस्टिकल फायर भी इस बढ़ते हुए खतरनाक रेल्म में आगे साफ देखने में उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने उस चीज की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे वो एंट्रेंस समझ रही थी, शुआन ने गलती से एक चेन को छू लिया, जिससे आग ने उसके शरीर को घेर लिया। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन लॉर्ड श्वानजोंग ने उसे बेरुखी से डिसमिस कर दिया। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। सेंटिस लॉन्ग ने भी हामी भरी, श्वान को तकलीफ में देखकर खुशी जाहिर करते हुए। जैसे ही श्वान शिप से गिरी, उसने उन पर जुल्म का इल्जाम लगाया और उसे ना बचाने के लिए उन्हें कोसा। ये सीन देखकर लिंगर शॉक हो गई और अपनी बहन श्वान को पुकारा। मू कियानिंग ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। श्वान की बॉडी को छूने का मतलब अपनी मौत हो सकता है। इस केज फायर को बुझाने का कोई तरीका नहीं है। उसी पल एक मिस्टीरियस रिंग लिंगर की तरफ तैरने लगी। मू कियानिंग ने उसे पहचान लिया। ये तो रिंग ऑफ फायर है, वही आर्टिफैक्ट जो तुम्हारी बहन ने तुमसे चुराया था। जब रिंग लिंगर के हाथ पर बैठ गई, उससे इसका महत्व समझ आया। उसे सीनियर ली फैन के शब्द याद आए कि रिंग अपने असली मालिक को पहचान लेगी और उसने उनकी दूरदृष्टि के लिए शुक्रिया अदा किया। वो अब समझ गई थी कि श्वान की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके रिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। मू कियानिंग ने रेल्म में बढ़ती फायर पावर पर चिंता जताई और पूछा कि क्या लिंगर इसे सह पाएगी। मजबूती से लिंगर ने ऐलान किया कि सीनियर ली फैन चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। साथ में वो सीक्रेट रेल्म के आखिरी गेट की तरफ बढ़े। गेट पर उन्हें आग में लिपटा एक मास्टर मिला। उसने उन्हें वार्न किया कि यहाँ बहुत से पावरफुल सेक्ट्स ने मिलकर कोशिश की है, लेकिन कोई भी आखिरी मैजिकल सर्कल को खोलने में सफल नहीं हुआ है। लिंगर और मू कियानिंग आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वो रेल्म के सीक्रेट्स को खोलने और अपनी कीमत साबित करने के लिए डिटरमिन्ड थे। ग्रुप उस मैजिकल सर्कल के सामने खड़ा था जिसकी जबरदस्त पावर को नकारा नहीं जा सकता था। सेंटिस लॉन्ग ने कहा कि उनके पास अभी भी अपने एल्डेंट्स की ताकत है। उसे विश्वास था कि वो अपनी मिलीजुली कोशिशों से इसे तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ कल्टीवेटर्स बड़बड़ाए कि लॉन्ग श्वानजोंग जैसा पावरफुल कल्टीवेटर भी एंटर नहीं कर पाया। किसी के लिए भी इस सीक्रेट रेल्म को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तभी ग्रुप के एक मेंबर ने तेज जवाब के साथ इस शक को खारिज कर दिया। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मैजिकल सर्कल को डिस्ट्रॉय किया और एक विशाल गेट खोल दिया। मास्टर किशोई ने ग्रुप को अनाउंस किया कि वो अब हाईएस्ट लेवल कॉफिन में एंटर कर चुके हैं, जो उन सबके लिए एक शानदार मौका है। उसने अंदाजा लगाया कि वो शायद ऐसे सीक्रेट्स खोज सकते हैं जो उनके सेट को और भी पावरफुल बना सकें। तैयार हो जाओ, उसने जोश से कहा, हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। लेकिन मास्टर जुआन ने बीच में टोकते हुए वार्निंग दी कि अगर कोई भी कॉफिन के पास आया तो मैं उन्हें मार डालूंगा। किशोई ने शांति से जवाब दिया कि रेल्म हमने खोला है और इसलिए पहले अपना हिस्सा चुनने का हक भी हमारा है। जो कुछ भी पीछे बचेगा वो दूसरों के लिए होगा। मास्टर जुआन इससे सहमत नहीं हुआ और उसने ग्रुप को एक अल्टीमेटम दिया, चले जाओ या मर जाओ। सेंटिस लॉन्ग ने ऐड किया कि अगर वो रुके तो बाद में उन पर रहम ना करने का इल्जाम ना लगाएं। एक कल्टीवेटर ने इतनी कोशिशों के बाद खाली हाथ जाने से मना करते हुए आर्ग्यू किया कि वो ट्रेजर्स में हिस्सा डिजर्व करते हैं। किशोई ने दूसरे ग्रुप पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने एक और कल्टीवेटर को मारकर और उसकी एनर्जी को आइस में कन्वर्ट करके अपनी पावर हासिल की है। तुम बेहद बेरहम हो, उसने गंभीरता से कहा। तुमने उसकी बॉडी को तक नहीं छोड़ा जिसे तुमने मारा।
सेंटिस लॉन्ग प्रिंसेसेस में से एक की तरफ मुड़ी और कहा, अपनी बहन के विपरीत तुम कहीं ज्यादा काबिल और रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। वार्निंग के बावजूद लिंगर अपनी जगह पर अड़िग रही। ये मौका हमें सीनियर ली फैन ने सौंपा है। उसने धमकी दी, अगर हमें रोका गया तो सीनियर ली फैन यहाँ आने पर तुमसे भारी कीमत वसूल करेंगे। अचानक सेंटिस लॉन्ग ने आगे झपटा मारा और लिंगर को गर्दन से पकड़ लिया। कौन है ये सीनियर ली फैन? यहाँ तक कि अगर खुद एम्परर भी यहाँ होते तो वो मुझे नहीं रोक सकते। उसने गुस्से से अपने एल्डर की तरफ मुड़ते हुए कहा। उसने उसे अटैक करने और सामने वालों को खत्म करने का ऑर्डर दिया। एल्डर ने अपनी पावर रिलीज की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सीक्रेट रेल्म के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। खून के छींटे उड़े और सेंटिस लॉन्ग ने चिंता से पूछा कि क्या एल्डर ठीक है। उसने भरोसा दिलाया कि वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक विशाल काला साया अपीयर हुआ और घातक से हमला करने लगा। उस स्पेक्टर में से एक आवाज ने मजाक उड़ाते हुए ऐलान किया, जिसे तुम कॉफिन समझ रहे थे वो असल में एम्परर लिहुआ का रेस्टिंग प्लेस है, जो अभी भी जिंदा है। शॉक होकर मू कियानिंग ने हैरानी से सोचा कि इतना पावरफुल कोई कॉफिन में क्यों रहेगा। किशु ने कड़वा सच बताया, एम्परर लिहुआ मरने के बाद एक डीमन में बदल गया था, जो अब स्ट्रेंथ में सिर्फ इविल गॉड से ही पीछे है। उसने सबको वार्न किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस एनकाउंटर से जिंदा बचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, डीमन एम्परर ने सेंटिस लॉन्ग पर अटैक कर दिया, जो चिल्लाई, मैं मरना नहीं चाहती। आसमान से लिंगजियान नाम का एक आदमी अपीयर हुआ। मैं ताइयान लैंड से हूँ। सेंटिस लॉन्ग ने उससे मदद की भीख मांगी, बदले में अपने सारे ट्रेजर्स देने का वादा किया। लिंगजियान मान गया, मैं दौलत के बदले तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर दूसरे ग्रुप के मेंबर ने ऑब्जेक्ट किया, ये ट्रेजर लॉन्ग का नहीं है जो वो किसी को दे दे। जैसे ही बहस शुरू हुई, लिंगजियन ने ताइयान लैंड से एक एल्डर को समन कर लिया। एल्डर ने फौरन सिचुएशन को समझा और कहा कि क्योंकि डीमन एम्परर अभी अभी जागा है, उसे हराना अब तक का सबसे आसान होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एल्डर ने अपना अटैक शुरू कर दिया, एक ऐसी पावरफुल तलवार घुमाते हुए जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे आखिरी मॉर्टल एम्परर ने इस्तेमाल किया था। लेकिन डीमन एम्परर ने तेजी से पलटवार किया और एल्डर को जिंदा जला दिया। शॉक होकर लिंगजियन ने इस नुकसान पर अफसोस जताया, ये समझते हुए कि उनकी सबसे तगड़ी कोशिशें भी इस जबरदस्त पावर के सामने कुछ नहीं थी। उसने हार मानते हुए सरेंडर करने का सुझाव दिया। जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। आसपास के लोग अपनी नाउमीदी जाहिर कर रहे थे। जब ताइयान सेक्ट के एल्डर्स भी डेविल एम्परर को नहीं हरा पाए, उन्होंने अफसोस जताया कि उनके बीच अब कोई इतना स्ट्रांग नहीं बचा जो उससे लड़ सके, और उन्हें लगा कि अब उन सबका मरना तय है। सेंटिस लॉन्ग पछतावे से भर गई और उसने कहा कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जोर से सोचा, काश वो यहाँ कभी आई ही ना होती। उसे एहसास हुआ कि सब हार क्यों गए। उनके पास डेविल एम्परर को हराने की पावर नहीं थी, और तो और जिसके पास शायद वो पावर थी, उसने तो पहले ही उसे रास्ता दिखा दिया था। एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसेस हुआ ने अपना स्क्रोल इस्तेमाल किया। जैसे ही डेविल किंग ने स्क्रोल को देखा, उसने मन में सोचा कि ये वाकई पावरफुल है, लेकिन उसने खुद को भरोसा दिलाया कि सालों की कल्टीवेशन उसे इतनी आसानी से हारने नहीं देगी। तभी स्क्रोल ने डेविल एम्परर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे सब लोग शॉक में आ गए। वो हैरानी से सोचने लगे कि डेविल एम्परर कहाँ गायब हो गया, वो तो अभी कुछ पल पहले ही यहीं खड़ा था। मू कियानिंग ने लिंगर की तरफ मुड़कर तारीफ से कहा, सिस्टर, तुमने ये कर दिखाया और सबको बचा लिया। उसी पल एक एल्डरली मास्टर आगे आए और खुद को रॉयल फैमिली का मेंबर बताया। उन्होंने प्रिंसेस हुआ का शुक्रिया अदा किया सबको बचाने के लिए। ताइयान लैंड का लिंगजियान भी आगे आया और गॉडेस को थैंक यू कहा। आपका ये एहसान कभी नहीं भुलाया जाएगा। सेंटिस लॉन्ग हालांकि गहरी सोच में थी। उसे एहसास हुआ कि सीनियर ली फैन की दखल की वजह से सब लोग प्रिंसेस हुआ को एक गॉडेस मान रहे हैं। घबराहट में वो स्क्रोल की पावर के बारे में सोचने लगी, जिसने डेविल एम्परर को एक पल में एब्जॉर्ब कर लिया। उसने माना कि जिस लड़की के पास ये है वो इनक्रेडिबली पावरफुल है, और उसे अपनी चिंता होने लगी। उसे याद आया वो थप्पड़ जो उसने प्रिंसेस हुआ को पहले मारा था, और वो डर गई कि कहीं ये उसका अंत ना हो जाए। सेंटिस लॉन्ग प्रिंसेस हुआ के पास गई, माफी मांगने लगी और अपनी सेट की जान की भीख मांगने लगी। प्रिंसेस हुआ ने सख्ती से उसे थप्पड़ की याद दिलाई। हो सकता है मैं वो गुनाह माफ कर देती, लेकिन उसने जोर दिया उससे भी बड़ा गुनाह सीनियर ली फैन को डिसरिस्पेक्ट करना था, और वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने ऐलान किया कि सेंटिस लॉन्ग और उसके सेक्ट को जिंदा रहने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ तब अगर वो अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके तुरंत यहाँ से चले जाएं। सेंटिस लॉन्ग ना चाहते हुए भी मान गई, ये सोचते हुए कि जान खोने से बेहतर है कल्टीवेशन खोना। उसने अपने मेरिडियंस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया और गॉडेस को उसकी जान बख्शने के लिए शुक्रिया अदा किया। मू कियानिंग ने फिर सबका ध्यान एक कॉफिन की तरफ खींचा, जिसके अंदर एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। मास्टर किशु ने एक्साइटेडली कहा, ये एक सुप्रीम मैजिकल वेपन है जो कम से कम 10,000 साल पुरानी लकड़ी से बना है। जिसके पास भी ऐसा वेपन हो वो आसानी से अपने देश पर राज कर सकता है। उसने ये भी सोचा कि इसीलिए सीनियर ली फैन ने हमारी हेल्प करने का फैसला किया।
मू कियानिंग ने हामी भरी। सीनियर ली फैन ने हमें एक मिशन दिया था जो हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अब उनके पास वापस लौटने का समय आ गया है। उन्हें विश्वास था कि ली फैन वापस आने पर आर्टिफैक्ट की पूरी पावर को अनलीश करेंगे। सीन इंपीरियल पैलेस में शिफ्ट हुआ, जहां एम्परर उन घटनाओं के बारे में पढ़ रहा था जो कागली माउंटेन पर हुई थी। एक औरत ने उन्हें रिपोर्ट किया कि कॉन्क्यूबाइन स्वान मारी गई है और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंसेस हुओ है। उसने एम्परर से बदला लेने की मांग की। गुस्से में एम्परर चिल्लाया, अपनी जुबान को लगाम दो, मैं बेवजह अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। उसने एक्सप्लेन किया कि गॉडेस को एक बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है और उससे भिड़ने का मतलब उसकी पक्की मौत होगी। लाल बालों वाली औरत ने फिर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। एम्परर ने कहा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। उसने उसे शाही फरमान प्रिंसेस तक पहुंचाने का निर्देश दिया और ऐलान किया कि देश की अगली एम्प्रेस अब खुद गॉडेस ही बनेगी, ये सोचते हुए कि इससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। सीन फिर से ली फैन पर शिफ्ट हुआ, जिसके पास प्रिंसेस हुआ उसके दिए पेंटिंग के लिए शुक्रिया करने आई थी। उसने बताया कि जिस काम के लिए उन्होंने पेंटिंग दी थी वो उसने पूरा कर लिया है और एक आइटम वापस लाई है। उसने शुक्रिया के तौर पर पेंटिंग लौटाने की पेशकश की। ली फैन ने इससे मना कर दिया। वो पेंटिंग एक गिफ्ट थी और उसे लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके हाथ में लकड़ी के ब्लॉक पर उसका ध्यान गया। उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसके शेप की तारीफ की और उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया। उसने सोचा कि वो उससे कुछ कमाल का क्राफ्ट करेगा, ये मानते हुए कि उसकी कार्विंग स्किल्स एक्सेप्शनल हैं। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ वैल्यूएबल बनाया तो ये उस गरीब ग्रुप के काम आ सकता है जो बड़ी उम्मीदों से उसके पास आया था। उसने निश्चय किया कि वो उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। म्यू कियानिंग चुपचाप ली फैन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को एडमायर कर रही थी। वो कितने फोकस के साथ आर्टिफैक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं। उसे पूरा यकीन था कि वो कुछ अमेजिंग बनाएंगी। किशुई, एक और ऑब्जर्वर, ली फैन की लेजेंडरी रेप्यूटेशन के बारे में सोचने लगा। एक ऐसा मास्टर जो कुकिंग के लिए भी समाधि फायर इस्तेमाल करता है, और ये देखने के लिए उत्सुक था कि वो इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ली फैन ने फिर ग्रुप से पूछा कि क्या वो कार्विंग के बारे में कुछ जानते हैं। मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल तुम्हारी मदद करने के लिए करूंगा। जैसे ही उसने ब्लॉक को कार्व करना शुरू किया, वो अपने घटिया सिस्टम के बारे में बड़बड़ाया, लेकिन कुछ शानदार बनाने का अपना इरादा कायम रखा। उसने बताया कि उसके सिस्टम द्वारा दी गई कार्विंग नाइफ इतनी सटीक है कि वो किसी भी मटेरियल को आसानी से काट सकती है, इस सुप्रीम नल आर्टिफैक्ट ब्लॉक को भी जिसे मैं अभी काट रहा हूँ। यूशान ने हैरान होकर कमेंट किया कि ली फैन जो कार्विंग नाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, क्योंकि जिस आर्टिफैक्ट को अनब्रेकेबल माना जाता है उसे इतनी आसानी से शेप दिया जा रहा है। किशवी ने ऐड किया कि मौजूदा वक्त में कोई भी आर्टिफैक्ट ली फैन के टूल्स की बराबरी नहीं कर सकता। इसी बीच म्यू कियानिंग ने मन में सोचा कि मास्टर ली फैन की मौजूदगी में होना दुनिया का सबसे इनक्रेडिबल फीलिंग है। यूशान की आंखों में आंसू आ गए। सीनियर ली फैन इतनी मेहनत से ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जल्द ही एक इमॉर्टल लेवल पावर का आर्टिफैक्ट देखेंगे। ऐसा मास्टरपीस देखने के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आर्टिफैक्ट फिनिश करने के बाद ली फैन ने ब्लॉक को एग्जामिन किया और कंक्लूड किया कि ये बेहद अच्छा बना है। उसने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अब तैयार है तुम्हारे ले जाने के लिए। शुक्रिया से भरकर ग्रुप में से एक चिल्लाया, क्या ये मेरे लिए है सीनियर? इस खजाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली फैन मुस्कुराया और कहा कि उसने बची हुई लकड़ी से उनके लिए कुछ छोटी चीजें भी बनाई हैं, उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएंगी। उनमें से एक रोते हुए दिल से शुक्रिया अदा किया। हम आपकी इस मेहरबानी का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। किशवी ने कहा कि सब जानते हैं कि ली फैन के आर्टिफैक्ट्स कल्टीवेशन में हेल्प करने में सबसे बेहतरीन है। ये माइंड को क्लियर रखते हैं, जिससे हमारी फ्यूचर प्रोग्रेस पक्की है। लेकिन ली फैन ने उनके शुक्रिया को विनम्रता से टाल दिया। ये आइटम्स गिफ्ट्स हैं और कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने ऐड किया कि अगर तुम सच में शुक्रिया करना चाहते हो तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने कई साल इस गांव में अकेले बिताए हैं। इस रिक्वेस्ट से म्यू कियानिंग पजल्ड हो गई। वो किस तरह की कहानियों की बात कर रहे हैं, लेकिन किशुई मतलब समझ गया और उसने बाहर की दुनिया से रिपोर्ट्स इकट्ठा करने की कसम खाई। उसने नोट किया कि ली फैन ने उन्हें अनऑफिशियली अपनी आंखें और कान बना लिया था। ली फैन ने सोचा कि कल्टीवेटर्स अक्सर अजीब बिहेव करते हैं। उसने सिर्फ कहानियां मांगी थी, लेकिन उनके रिएक्शन जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक थे। उसने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें डिसमिस करते हुए कहा कि वो जा सकते हैं क्योंकि उसके पास पहाड़ों में पेंटिंग करने का प्लान है। अपने मकसद पर सोचते हुए ली फैन को रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में आने के बाद से उसे कमजोरों की मदद करने में एक नया मीनिंग मिल गया है। उसने निश्चय किया कि जब तक वो वहां है कोई भूखा नहीं सोएगा। बाद में ग्रुप एक पहाड़ी जगह पर पहुंचा। मू कियानिंग अचानक रुक गई। उसे पास के एक पैलेस से पावरफुल प्रेजेंस महसूस हुई। उसने सोचा कि इसके अंदर से कितनी जबरदस्त एनर्जी निकल गई है। जैसे ही वो पास पहुंचे, पैलेस ट्रांसफॉर्म हो गया और काफी बड़ा हो गया। किशुई ने हैरानी से कहा, ये जरूर ली फैन का काम है। अंदर मू कियानिंग ने उस जगह की स्वर्गीय सुंदरता को देखा। ये तो बिल्कुल एक अलग दुनिया जैसी है, जो इमेजिनेशन से परे एनर्जी से भरी है। किशुई ने एक्सप्लेन किया कि दुनिया में बहुत
बहुत कम चीजों में अपना साइज बदलने की एबिलिटी होती है। उसने लेजेंडरी गॉड सन वुकोंग का जिक्र किया जिनके पास ऐसी ही प्रॉपर्टीज वाला स्टाफ था। उसने कंक्लूड किया ली फेन ने जो आर्टिफैक्ट हमें गिफ्ट किया है वो चमत्कार से कम नहीं है। सभी इस बात पर सहमत हुए कि इस जगह पर कल्टीवेट करने से उनकी एबिलिटीज में तेजी से और जबरदस्त ग्रोथ होगी। कई दिनों बाद कल्टीवेट करते वक्त लिंगर ने नोट किया कि कितने कम समय में उसका शरीर एनर्जी से भर गया है। हालांकि उनकी शांति एक इंपीरियल नाइट के आने से भंग हो गई जो थर्ड प्रिंसेस को ढूंढ रहा था। नाइट लिंगर के लिए एम्परर का एक शाही फरमान लाया था जिसमें उसे वापस कैपिटल बुलाया गया था। उसने ऐलान किया एम्परर ने डिसाइड किया है कि आप अगली एम्प्रेस होंगी। लिंगर स्टंट की। उसने नाइट को एक हाई रैंकिंग कमांडर के रूप में पहचाना, शायद एक इंपीरियल नाइट। नाइट ने जिद की कि वो आगे बढ़े और एम्परर के फरमान का सम्मान करे। आपको यह बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। लेकिन प्रिंसेस ने शुक्रिया अदा करने से मना कर दिया और नफरत से कहा मैं ऐसा डिसीजन क्यों एक्सेप्ट करूं। उसने कहा आखिरकार तुम बस एक इंपीरियल नाइट हो और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मौजूदगी, उसने ऐड किया, डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है। नाइट ने माना कि वो एक प्रोमिनेंट फैमिली में नोबल स्टेटस के साथ पैदा हुई है, लेकिन हुआ किंगडम ने आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसकी आप हकदार थीं। उसने इशारा किया कि उसकी अभी की स्ट्रेंथ पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल फिगर के सपोर्ट की वजह से है। उसने दावा किया कि अगर इस मास्टर को हटा दिया जाए तो शायद आप रॉयल फैमिली से टुकड़ों की भीख मांगती फिरेंगी। उसके डिसमिसिव शब्दों के बावजूद उसने खुद को वॉइड रियल में एक पावरफुल कल्टीवेटर बताया। मैं किसी को भी हराने में सक्षम हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता एम्परर ने भी मुझसे कभी इस टोन में बात नहीं की। मू कियानिंग ये सब देखते हुए हंस पड़ी और नाइट के घमंड का मजाक उड़ाया। लिंगर भी उसके साथ हंसने लगी। नाइट तो खुद को हमारे लेवल से ऊपर समझ रहे हैं। नाइट उनके कैजुअल बर्ताव से पजल होकर उनसे पूछा कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। अचानक मू कियानिंग उसके पीछे टेलीपोर्ट हुई जिससे वो चौंक गया। उसने उसे ताना मारा, मेरी स्किल्स के बारे में क्या ख्याल है। अब इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता उसने उसके भाले को आसानी से तोड़ दिया और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। खतरे को खत्म करने के बाद प्रिंसेस ने एम्परर का डिक्री उठाया। उसने खुलासा किया कि वो सालों तक इसलिए चुप रही थी क्योंकि वो एक्शन लेने के लिए बहुत वीक थी, लेकिन अब समय आ गया है मेरी माँ का बदला लेने का जिसे बेवजह मार दिया गया था। डिटरमिन्ड होकर उसने उन सभी जिम्मेदार लोगों को खत्म करने की कसम खाई। मू कियानिंग ने अपनी सिस्टर की नई स्ट्रेंथ पर हैरानी जताई। उसने कितनी आसानी से इंपीरियल नाइट को हरा दिया। प्रिंसेस ने उन्हें एम्परर के धूर्त स्वभाव के बारे में वार्न किया। वो धोखेबाज और मैनिपुलेटिव है। उसे शक था कि एम्प्रेस की पोजीशन ऑफर करने वाले इस फरमान के पीछे कोई गहरी साजिश है। उसके स्कीम्स को काउंटर करने के लिए उसने सुझाव दिया कि हमें उसके एक्शन लेने से पहले एक्शन लेना होगा। ये उसे खत्म करने का परफेक्ट मौका है। किशुई ने भी हामी भरी। उसने सुझाव दिया कि जब एम्परर हार जाए तो पावर ली फेन को सौंप देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो आराम से शासन करेंगे। मू कियानिंग ने अपनी सिस्टर के प्लान को सपोर्ट किया। प्रिंसेस ने मन ही मन ली फेन के बैकिंग पर निर्भर रहने का फैसला किया। उनके सपोर्ट से मैं फेल नहीं हो सकती। किंगडम के दूसरे हिस्से में एक लाल रोब वाली औरत ने कुछ लोगों की हिम्मत पर विश्वास नहीं किया जो खुले आम एम्परर को मारने की बात कर रहे थे। कोई भला उसी किंगडम में रहते हुए एम्परर के खिलाफ कैसे साजिश कर सकता है जहां का वो राजा है। इसी बीच एम्परर, जो चिंतित नहीं लग रहा था, ने खतरे को खारिज कर दिया। इन बागियों को लगता है कि वो अपने सो कॉल्ड मास्टर के प्रोटेक्शन में इनविंसिबल हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि असली पावर किसके पास है। एक हफ्ते बाद एम्परर थोड़ा टेंस्ड दिख रहा था। उसने उन अलग अलग सेक्ट्स और क्लैंस से रिस्पॉन्स के बारे में पूछा जिनसे उसने मदद मांगी थी। उसके बटलर ने अफसोस के साथ बताया कि सभी ने उसे सपोर्ट करने के लिए कल्टीवेटर्स भेजने से मना कर दिया है। इसके अलावा कई लेटर्स में लिखा है कि आधे से ज्यादा इंपीरियल नाइट्स ने रिजाइन कर दिया है। वो हमारे अंडर भी काम करने को तैयार नहीं है। जब एम्परर इस खबर से जूझ रहा था, एक कमांडर ने हॉल में एंटर किया और बुरी खबर लाया। उसने बताया कि थर्ड प्रिंसेस पहले ही पैलेस में दाखिल हो चुकी हैं और उनकी किसी भी फोर्स में उसे रोकने की पावर नहीं है। एम्परर, जो साफ तौर पर हिल चुका था, ने इस फेलियर का एक्सप्लेनेशन मांगा। उसके बटलर ने माना कि उनकी आर्मी अब फंक्शनल नहीं रही। जब से ये विद्रोह शुरू हुआ है, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लाल रोब वाली औरत ने एम्परर से तेजी से और डिसाइसिवली एक्शन लेने को कहा। उसने माना कि प्रिंसेस को शायद एक जबरदस्त मास्टर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को याद रखिए। आप महायाना स्टेज में एक कल्टीवेटर है। हम अभी भी पैलेस के डिफेंसेस का इस्तेमाल करके बाजी पलट सके हैं। एम्परर अपने पहले के इनविंसिबल मास्टर को डिसमिस करने के पछतावे में अपने नुकसान पर अफसोस करने लगा। मामले को खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड उसने पैलेस के गेट खोल दिए और अपनी बेटी के आने का ऐलान किया। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मेरी बच्ची, आज से तुम हु किंगडम की नई शासक बनोगी। उसने अपना विश्वास जताया कि उसका शासन किंगडम के गलत नियमों और परंपराओं को सुधार देगा। उसने उसे एम्पायर को अपनी मर्जी से चलाने के लिए एनकरेज किया। तुम अपनी स्वर्गीय माँ के नक्शे कदमों पर भी चल सकी हो, जिसे उसने एक महान शासक बताया। लेकिन प्रिंसेस गुस्से से उबल रही थी। उसने तेजी से जवाब दिया, बोलना बंद करो, तुम मेरी माँ का नाम लेने के लायक नहीं हो। उसका गला गुस्से से कांप रहा था। 15 साल पहले मैं सिर्फ एक बच्ची थी। सच
सच जानते हुए भी चुप रहने पर मजबूर थी। लेकिन अब मैं कमजोर या पावरलेस नहीं हूँ, मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना। मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी माँ को मारा था। एम्परर एक पल के लिए चौंक गया। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें सब कुछ याद होगा। तुम्हारी माँ मेरा सच्चा प्यार थी और उसके जाने के बाद मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। अगर वो मेरी परवाह नहीं करती तो वो मेरे खातिर खुद को कुर्बान क्यों करती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं वो विलन नहीं हूँ जो तुम मुझे समझती हो। अचानक उसने लाल बालों वाली औरत को गले से पकड़ लिया। औरत ने प्रोटेस्ट किया, योर मैजेस्टी आप क्या कर रहे हैं? आप सारा इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सके हैं? हम दोनों ने मिलकर उसकी मौत प्लान की थी। एम्परर का चेहरा गंभीर हो गया और बिना हिचकिचाए उसने उसे मार डाला। वो अपनी बेटी की तरफ पलटा और ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारी माँ की कातिल मैं नहीं था, ये थी। मैं ये बहुत पहले से जानता था, लेकिन एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इससे किंगडम में अस्थिरता आ जाती। लेकिन आज इंसाफ हो गया। ये ताज लो और एम्पायर की नई रूलर बन जाओ। अगर तुम्हें शासन करने के लिए मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। प्रिंसेस ने उसे घूरा। उसका इरादा अभी भी मजबूत था। मैं सच्चाई हमेशा से जानती थी। तुम्हारी एक्टिंग कितनी भी कन्विंसिंग क्यों ना हो, ये तुम्हें बचा नहीं सकी। तुमने मेरी माँ को अपने हाथों से मारा था और मैं तुम्हें इंसाफ से बचने नहीं दूंगी। एम्परर ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम मेरी बेटी हो, जरूर हमारे बीच नेगोशिएट करने का कोई तरीका होगा। लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया और मजबूती से कहा, बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं है, आज तुम मरोगी। एम्परर ने ठंडी सांस ली। शायद मैं तुम्हें बड़ा करते हुए कुछ ज्यादा ही नर्म था। तुम जिद्दी हो गई हो, ये समझने से इनकार कर रही हो कि शासन करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये एम्पायर मेरी बात मानता था, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे लोहे के हाथ से कंट्रोल किया था। जैसे ही उसने बोला, उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। उसने मुस्कुराया और खुलासा किया, इस जमीन के नीचे धरती की आग की नस है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से कल्टीवेट किया है। बहुतों ने मुझे जालिम कहा, दावा किया कि मैंने बेवजह जंग और मौतें करवाई, लेकिन वो कभी समझे नहीं मैं आग की इस नस को स्ट्रेंथन कर रहा था। अब ये इतनी पावरफुल है कि मैं मॉर्टल से कहीं ज्यादा बन चुका हूँ। मैं एक सच्चा फायर ड्रैगन हूँ। एम्परर की फायरी ऑरा बढ़ गई और उसने लिंगर के मिस्टीरियस पावरफुल मास्टर पर निर्भर होने का मजाक उड़ाया। बुलाओ उसे अब और देखते हैं कि असलियत में सबसे पावरफुल कौन है। प्रिंसेस बिना डरे अपने पास से हेवनली पैलेस को सामने लाई। एम्परर जो पूरी तरह से एक फायर ड्रैगन में बदल चुका था, उस पर झपटा मारा, लेकिन हेवनली पैलेस एक्सपैंड हुआ, साइज में बड़ा हो गया और ड्रैगन पर गिर गया। टक्कर के जोर से एम्परर का एक हाथ कट गया। शॉक होकर एम्परर की सांस अटक गई। इम्पॉसिबल, मेरी वेन ऑफ फायर का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे पास इतना पावरफुल मैजिकल वेपन कैसे हो सकता है जो इसे सह सके? प्रिंसेस हुओ ने ऐलान किया, इस एम्पायर को बदलाव की जरूरत है और इसकी शुरुआत एक जालिम से छुटकारा पाकर होगी। इन शब्दों के साथ उसने आखिरी वार किया और अपने पिता को मार दिया। ताज उठाते हुए वो धीरे से बोली, मानो अपनी स्वर्गीय माँ से बात कर रही हो। माँ, मैंने आपका सिंहासन वापस पा लिया है और आपकी मौत का बदला ले लिया है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो अब नहीं रहे। अपने दुश्मनों को खत्म करके वो सिंहासन पर बैठी। वो किंगडम में एक नया युग लाने के लिए तैयार थी। एक हफ्ते बाद एक नया सीन सामने आया जिसमें एक आदमी अनाउंसमेंट कर रहा था। उसने बताया कि ताए यान हॉलीलैंड के होंगसुन और जियांग हॉलीलैंड के एल्डर मिंग आ चुके हैं। किसी ने रिमार्क किया कि दोनों हॉलीलैंड के मास्टर्स अब यहाँ मौजूद हैं। एल्डर होंगसुन में खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं तायान हॉलीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एम्प्रेस के साथ कोलैबोरेट करने आया हूँ। उसने एक वफादार पार्टनरशिप की उम्मीद जताई। फिर एल्डर मिंग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं जियांग हॉलीलैंड से म्यूचुअल प्रोग्रेस और यूनिटी की उम्मीद के साथ आया हूँ। एल्डर होंगसुन ने अर्जेंसी से एम्प्रेस को कहा, हम एक बहुत जरूरी मामले के लिए आए हैं। उसने बताया कि उनका इरादा उस सीनियर से मिलने का है जिसने उन्हें पेंटिंग और आर्टिफैक्ट्स गिफ्ट किए थे। हालांकि हमारा तरीका एरोगेंट लग सकता है, लेकिन ये सबके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एल्डर मिंग ने कैगली माउंटेन पर हुई घटनाओं को याद किया और वहां हो रही बुरी एक्टिविटीज पर चिंता जताई। दोनों एल्डर्स ने खुलासा किया कि एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पहाड़ के अंदर एक डीमन मास्टर जाग रहा है जो एक बहुत बड़ा खतरा है। एल्डर होंगसुन ने एम्प्रेस को इविल गॉड के मैसेंजर के हाल ही के विजिट की याद दिलाई। अगर इविल गॉड ने ट्रांसफॉर्म होने के लिए पहाड़ की पावर का इस्तेमाल कर लिया तो हमारे रेल में किसी का भी जिंदा बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि उन सबका सर्वाइवल उनके कोलैबोरेशन और सतर्कता पर निर्भर करता है। एम्प्रेस सीनियर ली फैन से मिले सपोर्ट के बारे में सोचने लगी। उसे शक था कि ली फैन इन खतरों के बारे में पहले से ही जानते थे। वो उनके रहस्यमयी नेचर के बारे में सोची। वो दुनिया के साथ चेस खेलने वाले एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह है जहां हर इंसान सिर्फ एक मोरा है। एम्प्रेस एल्डर्स को सीनियर ली फैन से मिलवाने के लिए मान गई, लेकिन उन्हें वार्न किया कि वो उनसे बात करना चाहेंगे या नहीं ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। शुक्रगुजार होकर एल्डर्स ने इस मौके के लिए अपना अप्रिसिएशन जाहिर किया। 2 दिन बाद एक और सीन सामने आया। 2 औरतें एक फ्लाइंग बोट पर ट्रैवल करती दिखाई दी। उनमें से एक, जिसके पिंक बाल थे, उसने अपनी साथी नानफेंग से कहा कि उसने रूमर्स सुने हैं कि एक डेविल एम्परर को एक पेंटिंग का इस्तेमाल करके सील कर दिया गया है।
वो इस कारनामे पर हैरान थी, ऐसा काम करने वाला आर्टिस्ट कैसा होगा। जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंचे, एनर्जी का फ्लो तेज हो गया। लिंग ने पहाड़ से निकलती डेंजरस एनर्जी पर कमेंट किया, लेकिन नानफेंग ने थोड़ा रुकने के बाद उसे भरोसा दिलाया कि ये ऑरा नुकसानदेह नहीं है। लिंग ने अंदाजा लगाया कि कोई अपनी पेंटिंग के लिए होली पेन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये एनर्जी सर्ज हो रहा है। उनकी हाई क्वालिटी फ्लाइंग बोट के बावजूद ये पावरफुल ऑरा परेशान करने वाली थी। लिंग ने सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने का सुझाव दिया। हालांकि नानफेंग हिचकिचाई। एक सुप्रीम मास्टर का सामना करना खतरनाक हो सकता है। उसने चेतावनी दी कि ये पहाड़ बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन लिंग ने आर्ग्यू किया कि ये एक ऐसा मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए, और उसने नीचे उतरकर इन्वेस्टिगेट करने पर जिद की। पहाड़ पर सीनियर ली फैन शांति से बैठे अपनी पेंटिंग में डूबे हुए थे। दूर से उन्हें देखते हुए दोनों औरतें उनके स्किल से दंग रह गईं। इनकी पेंटिंग्स तो हमारे एंसेस्टर्स से भी बेहतर हैं। जैसे ही उन्होंने आर्ट वर्क पर अपना सिग्नेचर किया, पेंटिंग जिंदा हो उठी। टाइगर ने कैनवस पर अपना पंजा डाला। ली फैन ने टाइगर के टच की तारीफ की और मजाक में उसकी इंटेलिजेंस पर रिमार्क किया। औरतों को नोटिस करके ली फैन ने सोचा कि शायद वो उसकी पेंटिंग की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। उनके पास जाकर उसने पूछा कि वो कौन है। घबराते हुए औरतों ने खुद को नानफेंग और लिंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया। हम यहाँ से गुजर रहे थे और आपकी एक्सेप्शनल पेंटिंग स्किल से अट्रैक्ट हो गए। ली फैन ने गेस किया कि वो आर्ट स्टूडेंट्स हैं और सोचा कि कैसे उसके सिस्टम ने उसे एक मास्टर पेंटर बना दिया था। हालांकि कल्टीवेशन के मामले में ये उतना मेहरबान नहीं रहा था। लिंग ने पेंटिंग को पास से देखने की परमिशन मांगी, जिस पर नानफेंग ने उसे उसकी बोल्डनेस के लिए डांटा। नानफेंग ने लिंग की तरफ से माफी मांगी, लेकिन ली फैन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सिर्फ एक पेंटिंग देखने के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। जब नानफेंग पेंटिंग के पास आई तो उससे निकलती एनर्जी से वो ओवरवेल्म हो गई, जिसने उसकी कल्टीवेशन लेवल को तुरंत बढ़ा दिया। उसने मास्टर के आशीर्वाद और कला की तारीफ की। सिर्फ वही इंसान जो इस पहाड़ की गहराइयों को अनुभव कर चुका है, वही ऐसा मास्टरपीस बना सकता है। ली फैन ने उनकी हैरानी को देखते हुए मान लिया कि वो उसके एडमायरर्स बन गए हैं, लेकिन उसे उनकी सेफ्टी की चिंता होने लगी। ये लोग इस पहाड़ के नहीं लगते। उसने उन्हें रात में वहां रुकने के खतरों के बारे में वार्न किया और उन्हें शेल्टर के लिए अपने घर इनवाइट किया। खुशी से झूमते हुए लिंग ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। क्या हम सच में आपके पीछे आ सकते हैं? सीन आगे बढ़ता है और हम गांव के ऊपर खतरनाक बिजली कड़कती हुई देखते हैं। बादलों में एक डीमन ऐलान करता है, हम इविल गॉड द्वारा भेजे गए मैसेंजर्स हैं और हमें उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करना होगा। वो जगह खतरनाक दिख रही थी, लेकिन वहां अंदर जाने का कोई सही रास्ता नहीं लग रहा था। दूसरे मैसेंजर ने सवाल किया, तो हमें इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमें उन्हें अभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वैसे भी इन गांव में कोई कल्टीवेटर्स नहीं है, उन्हें मारना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं, उन्हें जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। पहले मैसेंजर ने कहा, यहाँ का स्पिरिचुअल फील्ड बेहद पावरफुल है। इविल गॉड के मैसेंजर्स होने के बावजूद यहाँ चलना मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरे ने ऐड किया, मैं इविल गॉड के पास खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने भी इतना प्रेशर क्रिएट नहीं किया जितना ये जगह कर रही है। आगे बढ़ते हुए पहला मैसेंजर गिर जाता है और कहता है, हम सुप्रीम बीइंग्स हैं, फिर भी हम इस एरिया में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। हमें बस ये छोटा सा जोन क्लियर करना है और फिर हम गांव में घुस जाएंगे। दूर से ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हम जितना करीब आ रहे हैं, ये उतना ही डेंजरस होता जा रहा है। यहाँ कोई बेहद पावरफुल चीज रहती है और ये इविल गॉड के लिए भी खतरा बन सकती है। हमें पहचानना होगा कि ये कौन या क्या है और उन्हें रिपोर्ट करना होगा। फिर मैसेंजर्स अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक डीमन दावा करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें सालों की कल्टीवेशन सैक्रिफाइस करनी पड़े, हम आज इस एंटिटी का सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही वो गांव के गेट्स के पास पहुंचते हैं, वो एक बैरियर से टकराते हैं और उनकी बॉडीज स्केलेटन्स में बदल जाती हैं। सीन कुछ एल्डर्स पर शिफ्ट होता है जो गांव की तरफ उड़ रहे हैं। एल्डर हॉन्क्समैन कहता है, अपने मिरर का इस्तेमाल करके मैं लगभग 1000 मीटर दूर कुछ बीइंग्स को सेंस कर सकता हूँ। उनकी पावर बताती है कि वो इविल गॉड के मैसेंजर्स हैं और शायद सीनियर की तरफ जा रहे हैं। एल्डर मिंग ने वार्न किया, मैसेंजर्स बहुत पावरफुल होते हैं, भले ही सीनियर स्ट्रांग है, एक अचानक हमला खतरनाक साबित हो सकता है। हमें उन्हें वार्न करने के लिए जल्दी करनी चाहिए। हॉन्क्समैन ने अफसोस जताया, हमने बहुत देर कर दी। मुझे लगता है कि उनकी फाइट पहले ही शुरू हो चुकी है। वहां 2 मैसेंजर्स हैं, दोनों हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। बस उम्मीद करते हैं कि हमारी सीनियर बच जाए ताकि हम उनकी मदद कर सकें। जैसे ही वो गांव के सिटी गेट के पास पहुंचे, हॉन्क्समैन ने कहा, मेरा मैजिकल मिरर दिखा रहा है कि मैसेंजर्स यहाँ किसी से लड़े, जिससे भारी तबाही हुई। फिर भी अब मुझे कुछ सेंस नहीं हो रहा है। लैंड करने पर उन्हें मैसेंजर्स के स्केलेटन्स दिखाई दिए। एल्डर हॉन्क्समैन ने ऑब्जर्व किया, ये डीमन एशेज हैं। दोनों डीमन जनरल्स जरूर मर चुके हैं। मोकियानी निंग ने डीमन एशेज के महत्व के बारे में पूछा। एल्डर मिंग ने जवाब दिया, जब एक डीमन जनरल मरता है तो एक स्पेशल हड्डी या राख पीछे रह जाती है जो उनकी मौत का संकेत देती है। ऐसा लगता है कि वो गांव में एंटर भी नहीं करता है और बाहर ही मारे गए। मिंग सोचते हुए कहता है,
हमारे सीनियर की स्ट्रेंथ हमसे कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि इमॉर्टल डीमंस को मारना भी उनके लिए आसान लगता है। हॉन्ग्समैन ने भरोसा दिलाया, हमारे सीनियर की पावर को देखते हुए हमें अब इविल गॉड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंग सोचते हैं हमारे होली लैंड के सुप्रीम बींग्स के लिए इमॉर्टल्स के लेवल तक पहुंचना या उनसे लड़ना मुश्किल होता है। उसी पल ली फैन एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ अपीयर हुए। उन्होंने मुकियानिंग को एड्रेस किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुकियानिंग और लिंगर तुरंत आगे बढ़े और रिस्पेक्ट से झुके। सीनियर आप कैसे हैं? ली फैन ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, तुम्हें मुझे इतना इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ने खैंसीन को ऑब्जर्व किया, देखो सीनियर ग्रुप अभी बाहर से वापस आया है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ कोई फाइट हुई थी, तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर मिंग ने सोचते हुए जवाब दिया, क्या तुम ये कह रहे हो कि उन डीमंस ने सीनियर का सामना भी नहीं किया? तो फिर वो डीमन सीनियर के घर के ठीक सामने मरे हुए कैसे मिले? इस पर ली फैन का मूड बदल गया और वो झुंझला के बोला, ये फिर से किसने किया? एक आहा भरते हुए वो उस जगह को साफ करने लगा और धीरे धीरे बड़बड़ाया, मैं इस जगह को रेगुलरली साफ करता हूं, पर पता नहीं कौन यहाँ बार बार कचरा फेंक जाता है। क्या किसी के घर के बाहर कचरा फेंकना सही बात है? दोनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और रियलाइजेशन दोनों दिख रहा था। ली फैन की हरकतों को देखते हुए उनमें से एक ने दूसरे से धीरे से कहा, क्या वो सच में डीमन जनरल याका बोन्स को कचरा बोल रहे हैं? उनकी सोच को तोड़ते हुए होंगजियन आगे बढ़ा और ली फैन को इज्जत के साथ ग्रीट किया, सीनियर मेरा नाम होंगजियन है, मैं टियान होली लैंड से आया हूँ और मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट देता हूँ। एल्डर मिंग ने भी वैसा ही किया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, सीनियर मैं जियांग होली लैंड से एल्डर मिंग हूँ, मैं भी आपको अपनी रिस्पेक्ट देता हूँ। ली फैन इनकी इतनी फॉर्मेलिटीज देख के थोड़ा हैरान हुआ और शक भरी नजरों से उन्हें देखा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वहीं नैनफोंग उन दोनों एल्डर्स को ऑब्जर्व कर रही थी और सोचने लगी ये दोनों होली लैंड से हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? खामोशी को तोड़ते हुए एल्डर मिंग ने तारीफ करते हुए कहा, सीनियर वो पिक्चर जो आपने बनाई थी वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, वो पेंटिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और अब तक देश में हर कोई उस फेमस पेंटिंग के बारे में जान चुका था। वो पिक्चर देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें आपसे मिलना ही होगा, आज आखिरकार हमें वो मौका मिल गया। ली फैन ने अपनी आईब्रो उठाई, उसका टोन अभी भी शक से भरा था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या लोग मेरी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं? जैसे ही ली फैन ने उन्हें ऑब्जर्व किया उसके दिमाग में ख्याल आया, ये समझदार लग रहा है, मेरे काम की तारीफ करना मुझे अपनी तरफ करने का एक तरीका हो सकता है। जरूर वो पेंटिंग ऑक्शन में रखी गई होगी, इसीलिए वो इतनी जल्दी फेमस हो गई, शायद ही मुझसे और पेंटिंग्स खरीदने आए हैं। बात बदलने का फैसला करते हुए ली फैन ने कहा, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। होंगजियन हिचकिचाया और घबराते हुए जवाब दिया, सीनियर ली फैन प्लीज आप पहले चलिए, हमारे अंदर आगे चलने की हिम्मत नहीं है, शायद आप ही हमें फॉलो करने में मदद कर सकते हैं। ली फैन ने थोड़ा फ्राउन किया और मनी मन सोचा, ये लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? जैसे ही वो अंदर गए ली फैन ने कैजुअली कहा, आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है, मुझे केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर होंगजियन और एल्डर मिंग ने घबराहट में एक दूसरे को देखा, क्या सीनियर हमें किसी ऐसी चीज के बारे में वार्न कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे? उन्होंने चुपचाप सोचा। जिस पल वो घर में दाखिल हुए उनकी बेचैनी और बढ़ गई, वहां का माहौल बहुत डरावना था और खतरनाक दिखने वाली चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी थी। होंगजियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, ये जगह कितनी खतरनाक लग रही है, अच्छा हुआ हमने सीनियर ली फैन को फॉलो किया, अगर हम अकेले अंदर आते तो हमारा कोई चांस नहीं था, हम पक्का मारे जाते। एल्डर मिंग का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने कमरे का जायजा लिया, मैंने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया, खतरे के सामने भी नहीं, यहाँ तक कि टियान होली लैंड के प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी इस पावर के सामने फीके हैं। एल्डर मिंग को समझ आ गया कि वो दो डीमन जनरल्स कैसे मारे गए, आगे का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी डेविएंट इसे क्रॉस नहीं कर सकता था। होंगजियन ने सहमति जताई और खतरे की तरफ इशारा किया और फिर पूछा कि क्या एल्डर मिंग ने पास में उस अजीब पेड़ को नोटिस किया? एल्डर मिंग ने अपनी हैरानी जताई और कहा कि वो पीच ट्री तो इमॉर्टल लग रहा है। जैसे ही वो उस ट्री को देख रहे थे, अचानक उसने एक एनर्जी की लहर छोड़ी जिससे एल्डर मिंग बेहोश होकर गिर पड़े। होंगसेन ने उसे जोर देकर कहा कि वो सीधा ट्री की तरफ ना देखे और वार्न किया कि ऐसा करने से वो बेहोश हो जाएगा। उसने ये भी जोड़ा कि अगर ट्री को लगा कि वो स्पाइज हैं तो वो उन्हें तुरंत मार देगा। ली फैन ने सजेस्ट किया कि एल्डर मिंग और होंगसेन दोनों बैठ जाएं और उसका वेट करें और उन्हें यकीन दिलाया कि वो बस एक मोमेंट में वापस आएगा। इसी बीच एल्डर मिंग अभी भी शॉक में थे और मनी मन सोचने लगे कि उस ट्री की एक झलक नहीं उन्हें कितना हिला दिया था। उन्होंने उन ब्रांचेस पर उगने वाले डिवाइन फ्रूट्स के बारे में सोचा और नोट किया कि एक खाने से ही उनकी कल्टीवेशन 100 फोल्ड बढ़ सकती है। होंगसेन ने इस बात को माना, पर सवाल उठाया कि उस ट्री से फ्रूट तोड़ने की हिम्मत कौन करेगा, ये जानते हुए कि ऐसा करने का अंजाम एक भयानक मौत होगी। ली फैन एक ट्रे लेकर वापस आया और बोला कि वो सब थके हुए लग रहे हैं और उन्हें गर्म टी ऑफर की जो उसने बनाई थी एक बड़ी स्माइल के साथ। होंगजेन ने थैंक यू कहा और ली फैन की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे बेस्ट टी बनाने वाला बताया। टी लेते हुए एल्डर मिंग उस इंसान की पावर देकर हैरान थे जो नहीं ऑफर कर रहा था। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा। जैसे ही उन्होंने सिप ली, दोनों एल्डर्स ने अपनी बॉडी में एनर्जी की एक जबरदस्त लहर महसूस की। खुश होकर वो बोल पड़े कि वो कितना फ्रेश और पावरफुल महसूस कर रहे हैं।
एल्डर मिंग ने माना कि सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद वो अपनी सुप्रीम कल्टीवेशन को परफेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन टी की बस एक सिप से उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली थी। ओवरवेल्म्ड होकर उन्होंने ली फैन का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसी बीच सिस्टर नैन फोंग एल्डर्स के अजीब बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए उनके आने के बाद से उनकी अजीब हरकतों पर कमेंट करने लगी। जिलिंग ने हाँ में हाँ मिलाई और उनकी हरकतों को अजीब पाया। हालांकि एल्डर्स ली फैन का शुक्रिया अदा करते रहे और प्रॉमिस किया कि वो उनकी काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे। ली फैन ने हम्बली जवाब दिया कि इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है और जोर दिया है कि उनकी मुलाकात किस्मत की थी। बात बदलते हुए उसने बताया कि उसने एक नई पेंटिंग बनाई है जो उसे लगता है कि उन्हें पसंद आएगी। अंदर ही अंदर वो उन्हें पेंटिंग दिखाने के बारे में सोच रहा था, इस उम्मीद में कि वो इसकी वैल्यू समझेंगे और शायद इसे खरीद लेंगे। जब ली फैन ने अपनी पेंटिंग से पर्दा हटाया तो उसमें से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी निकली जिसने सबको हैरान कर दिया। एल्डर मिंग अपने घुटनों पर गिर गए और बोलने लगे कि ये आर्टवर्क पूरी कोंगान माउंटेन को दिखाता है। होंग सैन ने सवाल किया कि ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल हुआ, ये ध्यान में रखते हुए कि कोंगान माउंटेन में कितना खतरा है। एल्डर्स उस पेंटिंग के डिटेल और उसके बेशकीमती नेचर को देखकर हैरान थे। गहरी सोच में एल्डर मिंग को रियलाइज हुआ कि ली फैन ने जरूर उनके आने का अंदाजा पहले ही लगा लिया होगा और ये आर्टवर्क एडवांस में तैयार कर लिया होगा। वो और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हुए ये नोट करते हुए कि कोई भी कोंगान माउंटेन से जिंदा वापस नहीं आया है। वहां के एक्सपीरियंस लिए बिना ऐसा मास्टरपीस बनाना तो दूर की बात है। ली फैन चुपचाप उनके भाव को देख रहा था और समझ गया कि वो काफी प्रभावित हुए हैं। उसे उम्मीद थी कि अच्छी खासी रकम मिलेगी, पर उसने पैसों की बात ना करने का फैसला किया, सोचते हुए कि वो खुद ही कोई बड़ा प्रस्ताव देंगे। उनके बीच खड़े होकर ली फैन ने लापरवाही से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। एल्डर मिंग ने कबूल किया कि ये पेंटिंग उन्हें आने वाली मुसीबतों का समाधान करने में बहुत मदद करेगी। ली फैन ने सिचुएशन की महत्ता समझते हुए मदद करने का फैसला किया। पेंटिंग उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसने वो मुफ्त में पेश की। एल्डर होंग सैन ने पेंटिंग देने के लिए ली फैन का गहरा शुक्रिया अदा किया। हालांकि उसने सुझाव दिया कि इस दरियादिल जेस्चर के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। ली फैन ने मन ही मन देखा कि उन्होंने बिना पैसों का जिक्र किए पेंटिंग स्वीकार कर ली, जिससे उसे लगा कि शायद उसे उनके प्रस्ताव से ज्यादा कुछ मिल गया है। वो उनसे मुआवजे के बारे में बात करने के बेकार होने पर सोचने लगा। अपनी खामोशी तोड़ते हुए ली फैन ने साफ किया कि वो अपने सौदों में हमेशा स्पष्टता रखता है। अगर वो कुछ देता है तो वो बदले में कुछ उम्मीद भी करता है। एल्डर मिंग इस बयान से उलझन में पड़ गए और ली फैन का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। होंग सियन ने अंदाजा लगाया कि ली फैन शायद कर्म की बात कर रहा है। एल्डर मिंग सहमत हुए और समझाया कि ली फैन जैसे ताकतवर इंसान के लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि अगर वो बिना बदले में कुछ दिए पेंटिंग स्वीकार करते हैं तो उनका कर्म नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इससे बचने के लिए उन्हें ली फैन को ठीक से मुआवजा देना होगा। होंगसिया ने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ कीमती पेश करना चाहिए, शायद बेशकीमती पत्थर। दोनों एल्डर्स ने एक बक्सा निकाला और उसे सराहना के एक छोटे से प्रतीक के रूप में ली फैन को पेश किया। उन्होंने ईमानदारी से उसे स्वीकार करने के लिए कहा। ली फैन ने हाँ में सिर हिलाया और इशारा किया कि वो उनका इरादा समझ गए हैं। अंदर ही अंदर उसने ध्यान दिया कि बक्सा इंप्रेसिव लग रहा था, शायद उसमें सोना या कीमती चीजें होंगी। शुरू में उसे लगा था कि वो कंजूस हैं, लेकिन उनकी हरकतों ने कुछ और ही साबित कर दिया। ली फैन ने तोहफे के लिए विनम्रता से उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर भविष्य में उन्हें कभी उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसके पास आ सकते हैं। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहे थे, एल्डर मिंग और होंगसियन ने ली फैन की जबरदस्त प्रेजेंस के बारे में बात की। होंगसियन ने माना कि सिर्फ उसके सामने खड़े होने से वो पसीने में भीग गया था। एल्डर मिंग ने सोचा कि उन्होंने ली फैन को कम करके आंका था, ये महसूस करते हुए कि वो उनकी समझ से बहुत परे है, एक अमर से भी बढ़कर। उन्होंने ली फैन के पास उस असाधारण पेड़ की तरफ इशारा किया जो दिखने में इमॉर्टल लगता था, पर उसमें अमर लोक की अपार शक्ति थी। होंगसियन ने अमर लोक हासिल करने वाले लोगों की दुर्लभता पर बात की और ध्यान दिया कि उनके खुद के गुरु, जो एक अत्यधिक ताकतवर हस्ती हैं, वो भी इसके सामने फीके पड़ते हैं। उसने अंदाजा लगाया कि धरती पर ली फैन की एग्जिट का मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एल्डर मिंग ने जोड़ा कि ली फैन के मिस्टीरियस काम, जिसमें 3 टॉप होरी लैंड की 2 लड़कियों की मौजूदगी भी शामिल है, एक जटिल शतरंज के खेल के टुकड़ों जैसे लग रहे थे जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए रचा गया था। सिन बदला और लिंगर ली फैन को रिपोर्ट कर रही थी। उसने उसका धन्यवाद दिया उस मंच के लिए जिससे उन्हें होली एम्पायर में स्थापित होने दिया। ली फैन ने उसका कॉन्फिडेंस देखते हुए अंदाजा लगाया कि उसने उसकी पेंटिंग इंप्रेसिव कीमत पर बेची होगी, शायद मुनाफे से दुकान भी खोल ली होगी। वो अपनी सफलता रिपोर्ट करती रही, जिस पर ली फैन ने उन्हें कड़ी मेहनत करने और लगे रहने के लिए एनकरेज किया। उसने जोर दिया कि जो लोग चुनौतियों का बिना डरे सामना करते हैं वो अक्सर लाइफ में बड़ी सफलता पाते हैं। वो चुपचाप ली फैन की समझदारी की तारीफ करने लगी और उसके शब्दों से प्रेरित महसूस करने लगी। बाद में मू की आनिंग एक सवाल लेकर ली फैन के पास आई। उसने चिंता जताई कि एल्डर मिंग और होंगशियन उस पेंटिंग के साथ उसका यूज करके खास पावर हासिल कर सकते हैं। उसने सोचा कि क्या इसका उनकी खुद की पोजीशन पर कोई बुरा असर पड़ेगा। ली फैन ने उसकी बातों पर गौर किया। वो उनके डर को देखकर अम्यूज था। उसने सोचा कि भले ही एल्डर्स उस पेंटिंग से फायदा उठाएं, उसका अल्टीमेट गोल अपना नाम फेमस करना था ताकि उसके फ्यूचर वर्क्स की वैल्यू बढ़ सके। उसने मू कियानिंग को भरोसा दिलाया कि उनका डर बेकार है और उन्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करने को कहा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, ली फैन ने नानफोंग और लिंग की तरफ ध्यान दिया और पूछा कि क्या आज उनके पास कोई टास्क है।
लिंग ने शर्माते हुए पूछा कि क्या वो उससे पेंटिंग सीख सकती है। नानफोंग ने येलिंग की तरफ गुस्से से देखा। येलिंग, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। मास्टर के साथ बैठना ही हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी और अब तुम ऐसी रिक्वेस्ट करने की हिम्मत कर रही हो। उसका टोन सख्त था और उसकी डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। येलिंग उसकी बातों से थोड़ा डर गई पर चुप रही। इसी बीच ली फैन के दिमाग में ख्याल चल रहे थे, ये नानफोंग बहुत अपसेट लग रही है, पर मैं समझ सकता हूँ क्यों। उसकी सिस्टर की पेंटिंग के लिए उत्सुकता वैसी ही है जैसे पहले मेरा पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। नानफोंग बोली, उसकी आवाज में पछतावा था। सीनियर, प्लीज मेरी सिस्टर को माफ कर दीजिए। उसे नहीं पता कि आप जैसे रुतबे वाले इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। उसकी रिक्वेस्ट अनजाने में थी, गलत इरादे से नहीं। मन ही मन नानफोंग ने खुद को कोसा। येलिंग, मेरी छोटी बहन, क्या तुम देख नहीं सकती कि आदमी कितना पावरफुल है? इन्होंने बस एक पेंटिंग से डीमन किंग को हराने में हमारी मदद की। हमें संभल कर रहना चाहिए, इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। उसी पल एक आवाज गूंजी, सिस्टम। उसने सीधा ली फैन से कहा, इन दोनों को अपनी शरण में ले लो और उन्हें पेंटिंग सिखाओ। ली फैन हिचकिचाया। मुझे नहीं पता कि इसका उनकी स्टडीज पर क्या असर पड़ेगा या वो मुझे टीचर मानेंगी भी या नहीं, पर सिस्टम ने बोल दिया है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बाहर से वो शांत रहा। कभी कभी नई स्किल्स सीखने के लिए ट्रेडिशनल लर्निंग से बाहर निकलना इनवैल्यूएबल हो सकता है। पेंटिंग और म्यूजिक शायद छोटी चीजें लगे, पर वक्त आने पे ये लाइफ बदल सकती हैं। अगर तुम चाहो तो तुम पेंटिंग के स्टूडेंट से बढ़कर कुछ बन सकती हो। नानफोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। सीनियर, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हमें अपने डिसाइपल्स के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? ली फैन ने हाँ में सिर हिलाया। तुमने सही सुना, मैंने वही कहा। येलिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये मेरी लाइफ का सबसे खुशकिस्मत दिन है। हालांकि नानफोंग शांत रही। सीनियर, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके ऑफर के लिए शुक्रगुजार हूं, पर मेरा असली पैशन पियानो है, पेंटिंग नहीं। आपके अंडर प्रैक्टिस करने से शायद मुझे फायदा ना हो। ली फैन ने सोच विचार करते हुए कहा, मैं पियानो के लिए तुम्हारी डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे लिए कुछ प्ले करो। नानफोंग थोड़ा हिचकिचाई पर आखिरकार पियानो पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कीज पर चलने लगी। धुन दिल को छूने वाली थी पर अनइवन थी। कुछ नोट्स में वो सफाई नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ली फैन ध्यान से सुन रहा था। इसका फाउंडेशन सॉलिड है, पर म्यूजिक के साथ इसका कनेक्शन मैकेनिकल लग रहा है, जैसे दिल के बजाय सिर्फ उंगलियां काम कर रही हों। जब नानफोंग रुकी, उसने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। ली फैन ने प्यार से पर दमदार तरीके से कहा, तुम्हारी टेक्निक काबिल तारीफ है, पर तुम्हारा अपनी उंगलियों से लगाव तुम्हें रोक रहा है। सच्चा म्यूजिक उंगलियों से नहीं, दिल से आता है। नानफोंग के माथे पर शिकन आ गई। सीनियर, मेरे पुराने मास्टर ने भी मुझसे यही सेम बात कही थी कि मेरी उंगलियां ही प्रॉब्लम है। तब से मैंने अपनी टेक्निक परफेक्ट करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, पर अब आप कह रहे हैं कि मुझ में अभी भी कमी है। आखिर मुझ में एग्जैक्टली क्या कमी है? ली फैन पियानो के पास गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। जैसे ही उसकी उंगलियां कीज पर थिरकी, पूरा कमरा एक रूहानी धुन से भर गया। उन नोट्स में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ टेक्निक से बहुत ऊपर थी। नानफोंग की आंखें आंसुओं से भर आईं जब उसने उसे सुना। वो उस म्यूजिक की पवित्रता और पावर से भर गई थी। नानफोंग की आवाज कांपी। ये म्यूजिक मेरे अंदर गहराई में कुछ हलचल पैदा कर रहा है। अगर मैं इसे सुनने के बाद मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ली फैन हौले से मुस्कुराया। अब जब तुमने देख लिया है कि क्या मुमकिन है, तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने के बारे में फिर से सोचोगी? नानफोंग और जेलिंग दोनों उसके सामने घुटनों पर बैठ गईं और गहरा झुककर बोली, मास्टर, हम आपको रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ली फैन ने एक पल के लिए सुकून महसूस किया। स्टेप बाय स्टेप मैं कल्टीवेटर बनने के करीब जा रहा हूँ, पर आगे क्या होने वाला है? क्या मैं महान बन पाऊंगा या नॉर्मल रह जाऊंगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इसी बीच दूर टैन होली लैंड में स्पिरिचुअल सुप्रीम एक रहस्यमयी पेंटिंग को घूर रहे थे। ये पेंटिंग दिखाती है कि कोंग माउंटेन का इलाका इतना स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित क्यों है। उन्होंने कहा, इसकी पावर बहुत भारी है। मास्टर युएनयांग सुप्रीम ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, कोंग माउंटेन की एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। 10,000 माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक ड्रैगन जैसी मौजूदगी बनाता है जो बहुत पावरफुल है। पर इतना पावरफुल सीनियर हमारे साथ ये जानकारी क्यों शेयर करेगा? उनकी इरादे क्या है? एल्डर मिंग भी बातचीत में शामिल हो गए। होली मास्टर, मुझे लगता है कि ये सीनियर बहुत स्मार्ट है। जो मैप उन्होंने दिया है उसने हमारे लिए कोंग माउंटेन को एक्सप्लोर करना आसान बना दिया है। शायद वो वहां हो रहे बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो और गहराई में बात कर पाते, एक डिसाइपल कमरे में हड़बड़ाते हुए आया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। होली मास्टर, एक मुसीबत आ गई है। कोंग माउंटेन के आसपास की जमीन फट रही है और अंदर से पावरफुल जानवर निकल रहे हैं। हमने ऐसे क्रिएचर्स पहले कभी नहीं देखे। जैसे ही जानवर दहाड़े, कोंग माउंटेन में अफरा तफरी मच गई। सीन वापस ली फैन पर शिफ्ट हुआ, जो घर पर शांति से आराम कर रहा था। अचानक माहौल में हुए अजीब बदलाव से उसकी नींद खुल गई। क्या हो रहा है? ली फैन खुद से बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ही कुछ खराब हो गया है। अगली सुबह जहां ली फैन ने उबासी लेते हुए कहा कि वो उम्मीद से ज्यादा अच्छा फील कर रहा था और उसने नींद की कला की तारीफ की, अचानक नानफोंग और जेलिंग उसके पास आई और खुशी से उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मास्टर।
नैनफोंग ने मुंह हाथ धोने के बारे में एक जरूरी सवाल उठाया और पूछा कि उन्हें पानी कहाँ मिलेगा। ली फैन ने माना कि वो उसका सोर्स बताना भूल गया था। तब जेलिंग ने नैनफोंग को बताया कि उसने आंगन के अंदर एक कुआं देखा था और उसके पानी की पवित्रता के बारे में बताया। उसने मान लिया था कि वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए उसने उसे छेड़ा नहीं। नैनफोंग सहमत हो गई और कहा कि कुएं का पानी सच में बहुत खास लग रहा था और शायद वो मास्टर के लिए ही रखा हुआ था। उसी पर ली फैन ने कुएं से पानी निकाला और उन्हें बताया कि वो इसे अपना चेहरा और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं और सोचने लगी कि ऐसे होली वाटर को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। ली फैन ने मजाक में अपनी मुर्गियों से बात करते हुए कहा कि वो भी प्यासी होंगी और उन्हें थोड़ा पानी ऑफर किया, जिससे वो दोनों चौंक गईं। वो लड़कियां समझ नहीं पा रही थी कि इतना कीमती पानी मुर्गियों को क्यों दिया जा रहा है। जिलिंग ने तब नैनफोंग से पूछा कि क्या उसने मास्टर को लकड़ी काटने के प्लान के बारे में बात करते हुए सुना था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद इस काम में कोई खतरनाक लकड़ी शामिल होगी। अपना चेहरा धोते हुए नैनफोंग ने कहा कि वो कितना ताज़ा महसूस कर रही है और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी और अच्छी हो गई है। जिलिंग सहमत हुई और मजाक में कहा कि अगर इसके इतने असरदार फायदे हैं तो वो ये पानी पी भी सकती है। नैनफोंग ने उसे लालची ना बनने की सलाह दी, याद दिलाते हुए कि उनके मास्टर का रहन सहन उनसे बहुत अलग है और उन्हें उनके लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं करनी चाहिए। ली फैन ने उन्हें याद दिलाया कि पानी बर्बाद ना करें और कहा कि बचा हुआ पानी सब्जियों के खेत में डाल दें। जिलिंग ने मास्टर के सब्जियां उगाने की बात पर अपनी हैरानी जताई, ये सोचते हुए कि क्या इतना ताकतवर इंसान आमतौर पर ऐसे काम करता है। जैसे ही वो सब्जियों के खेत के करीब पहुंचे, जिलिंग को समझ आया कि वो पौधे साधारण सब्जियां नहीं थे, बल्कि बहुत ही खास और महंगी जड़ी बूटियां थी जिनकी कीमत शायद लाखों होगी। उसने नतीजा निकाला कि उनकी कल्टीवेशन के लिए वो पवित्र पानी जरूरी था। बाद में ली फैन ने लड़कियों को नाश्ता परोसा उनकी सुबह की मेहनत को देखते हुए। उसने उनके लिए चावल और सब्जियां बनाई थी, हालांकि खाने में अंडे नहीं थे। जिलिंग ने खाने को देखकर कहा कि ये किसी सपने जैसा लग रहा है। उसने मसाले को सबसे बेहतरीन जड़ी बूटियों के रूप में पहचान लिया, जो उन्हें शायद पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलते। ली फैन ने उन्हें खाना ठंडा होने से पहले खाने के लिए कहा। इस खाने के लिए शुक्रगुजार होकर नैनफोंग ने कसम खाई कि वो एक दाना भी बर्बाद नहीं करेगी। जब वो खा रहे थे, ली फैन ने उनका जोश देखा और मजाक किया कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ 3 बिल्लियां आ जुड़ी हों। खत्म करने के बाद जिलिंग ने और खाना मांगा और नैनफोंग ने भी वैसा ही किया। ली फैन ने और खाना दिया, ये सोचते हुए कि ये लड़कियां इतना ज्यादा खाकर भी अपना पतला शरीर कैसे बनाए रखती हैं। 1 घंटे बाद लड़कियों ने ध्यान दिया कि जब वो खा रही थी तब मास्टर वहां से चले गए थे। उन्होंने उसे मुर्गियों को खाना खिलाते हुए पाया और उन चूजों के बारे में बातें करने लगी, ये देखते हुए कि वो आम पक्षियों से अलग लग रहे थे। नैनफोंग ने कहा कि वो शायद बीस्ट्स हो सकते हैं, ये देखते हुए कि मास्टर उन्हें पवित्र दवाई खिला रहे थे। ली फैन उनके पास आया और ये देखकर कि उनका पेट भर गया है, उसने उनकी प्रैक्टिस शुरू करने का इशारा किया। उसने जिलिंग को एक पेंटिंग का काम दिया और शुरुआती हुनर सीखने की जरूरत समझाई। जिलिंग थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि उसे पेंटिंग के सामान में बेहद ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन ली फैन ने उसे याद दिलाया कि प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी नींव है। उसने माफी मांगी और काम पर ध्यान लगाने का वादा किया। उनका पार्ट गेट पर खटखटाहट से रुक गया। आंट जैंग घर आई और पिछली रात की बातों के बारे में बताने लगी। उन्होंने समझाया कि एक तेज भूकंप आया था जिसने आसपास के कई पहाड़ तबाह कर दिए थे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका गांव पूरी तरह सुरक्षित रहा था। आंट जैंग ने बताया कि कैसे सुबह उठने पर उन्होंने गांव के बाहर कई मरे हुए पक्षी और जानवर देखे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद उनका मीट स्वादिष्ट होगा, लेकिन ध्यान दिया कि उनकी चमड़ी अजीब तरह से बहुत मोटी थी। असल में उन्होंने बताया कि उन जानवरों की चमड़ी काटने की कोशिश में उनके चाकू बर्बाद हो गए थे। खुशकिस्मती से उन्होंने ली फैन का दिया हुआ किचन नाइफ इस्तेमाल किया, जिससे वो उन जानवरों को आसानी से काट पाए। उन्होंने माना कि उस नाइफ के बिना उन जानवरों को काटना नामुमकिन होता। इस बीच नैनफोंग और जिलिंग को बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या भूकंप ने उनके इलाके पर भी असर किया है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये बात शायद कोंग माउंटेन से जुड़ी हो सकती है। सीन फिर दूसरे ग्रुप पर शिफ्ट हुआ, जहां एक आदमी ने ब्रदर टाइमिंग को बताया कि कोंग माउंटेन पूरी तरह से खुलने वाला है। उसने जोर देकर कहा कि उनके एंसेस्टर्स ने अंदर काफी हरियाली छोड़ी थी, जो एक बार सामने आ गई तो वहां रिसोर्सेज का ढेर मिल सकता है। टाइमिंग हालांकि ख्यालों में खोया लग रहा था। उसने अपना शक जताया, ये सोचते हुए कि मास्टर मो ने उस एरिया में 2 पौधे क्यों लगाए थे। उसने सवाल उठाया कि क्या मो को इस आने वाली घटना के बारे में पहले से ही पता था और उसने किसी को पहले ही भेज दिया था ताकि वो मौजूदा खजाने पर कब्जा कर सके। सफेद कपड़े पहने एक आदमी ने उसे तसल्ली दी, ये कहते हुए कि पिछली रात का तूफान इतना भयंकर था कि इसकी बहुत कम उम्मीद है कि कोई जिंदा बचा होगा। उसने मिंग और जून को ऑर्डर दिया कि वो नैनफोंग और जिनलिंग को ढूंढे और उन्हें वापस लाए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। फिर फोकस वापस ली फैन पर आया, जो टॉरिस की बेजान बॉडी के पास खड़ा था। जिनलिंग उस तबाही को देखकर शॉक में थी। उसने पूछा कि ये क्या हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद गॉड्स नाराज हो गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही सिर्फ भगवान के कहर की वजह से ही हो सकती है।
नानफोंग सहमत हुई, मुसीबत की गंभीरता को समझते हुए। उसने नोट किया कि वो खुशकिस्मत है कि वो मास्टर के विलेज में थी, वरना उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। जिनलिंग ने कहा कि इतनी बड़ी आफत के बावजूद पिछली रात सोते हुए उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। नानफोंग ने एक पुरानी कहावत याद दिलाई, एक ताकतवर मास्टर का होना तबाही के समय में भी सुरक्षा देता है। उसने इशारा किया कि हजारों मील तक फैली तबाही के बावजूद उनका विलेज एकदम सुरक्षित था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे प्रोटेक्ट किया हो। यहाँ तक कि अंदर रहने वालों को बाहर मची तबाही की खबर तक नहीं थी। हालात पर गौर करते हुए जिनलिंग को एहसास हुआ कि उनकी हिफाजत करने में उनके मास्टर का जरूर कोई हाथ है। नानफोंग ने अपनी बात जोड़ी कि शायद बीस्ट्स ने विलेज की सुरक्षा को महसूस कर लिया होगा और वो तबाही से बचने के लिए यहाँ भागे होंगे। हालांकि विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर ने एक बैरियर बनाया होगा जिसने उन जानवरों को वहीं रोक दिया। इसी बीच एक नौजवान जो उन जानवरों में से एक को काट रहा था, उसने जोश में ऐलान किया कि इसका मीट बहुत ही टेस्टी है। उसने मजाक में कहा कि अब उसे 1 साल तक काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास काफी खाना है। एक और विलेजर, जिसे बॉल्डी कहा जा रहा था, उसने कहा कि उस जानवर की चमड़ी नामुमकिन हद तक मोटी थी और सिर्फ ली फैन के दिए हुए किचन नाइफ ही उसे काट पाए। जिनलिंग ने देखा कि उस एरिया के सारे जानवर मरे हुए थे और नोट किया कि वो आम जीव नहीं थे बल्कि हायर वॉइड लेवल के थे। वो हैरान थी कि विलेजर्स कितनी आसानी से उन्हें संभाल रहे थे और खा रहे थे। उसने सोचा कि एक सुप्रीम बीइंग की नजरों में सारी जिंदगियां बराबर हैं और ऐसे किसी इंसान का पास होना वाकई एक बहुत बड़ा फायदा है। वहीं ली फैन सोच रहा था कि क्या उनकी लोकेशन उनके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती थी, पर उसने खुद को तसल्ली दी कि सिस्टम ने ये जगह किसी वजह से ही चुनी होगी। चाहे सिस्टम में कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भरोसा था कि वो उसे मरने नहीं देगा। उसी पल एक बुजुर्ग आदमी ली फैन के पास आया और इज्जत से उसके बात की। उसने पूछा कि ली फैन को क्या लगता है कि ऐसी घटना क्यों हुई। ली फैन ने उसे तसल्ली दी, कहा कि चिंता ना करें, आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, उसने जोर देकर कहा, यह है कि हर कोई जिंदा बच गया है। ये शब्द सुनकर नानफोंग और जिनलिंग ने एक दूसरे को देखा, ये महसूस करते हुए कि अगर मास्टर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि वो सेफ हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए होंगे। अचानक आसमान में एक बहुत तेज आवाज गूंजी। विलेजर्स ने हैरानी से ऊपर देखा तो पाया कि एक फ्लाइंग शिप उनके ऊपर मंडरा रहा है। उनके बीच डर फैल गया और वो पूछने लगे कि एक फ्लाइंग शिप उनके विलेज के ऊपर क्या कर रहा है। डेक पर खड़े होकर मिंग ने नानफोंग और जिनलिंग को आवाज दी और मांग की कि वो बाहर आए और उसका सामना करें। उसकी आवाज में धमकी थी, ये वादा करते हुए कि उनका अंत उसके हाथों होगा। नानफोंग ने आने वाले खतरे को पहचान लिया और तुरंत जिनलिंग को उनकी मौजूदगी के बारे में अलर्ट कर दिया। जिनलिंग को एहसास हुआ कि वो घिर चुके हैं और उसे बहुत डर लगने लगा। नानफोंग ने ली फैन की तरफ मुड़कर अपनी परेशानी बताई। उसने बताया कि वो 3 होली लैंड्स के स्टूडेंट है और उनके पिछले मास्टर्स पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। उनके मास्टर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो झगड़ों में फंसने से पहले भाग जाए, इसीलिए वो कॉन्ग माउंटेन मदद मांगने आए थे। ली फैन, जो अभी भी उनके कनेक्शन से अनजान था, उसने 3 होली लैंड्स का मतलब पूछा। नानफोंग ने समझाया कि उनके देश में उनके पूर्वज 3 खास कलाओं में माहिर थे, संगीत, लिखावट और पेंटिंग। इन रिवाजों की वजह से उनकी जमीन के हर बच्चे को इन 3 कलाओं में ट्रेन किया जाता था, इसीलिए उस इलाके को द 3 होली लैंड्स कहा जाता था। उसी वक्त ली फैन हैरान था कि एक आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे। वो बिना वजह चिल्ला रहे थे। उसने मनी मन सोचा कि उसे अपना ज्ञान दिखाना होगा। 3 साल की कड़ी पढ़ाई झेलने के बाद वो इन छोटे स्टूडेंट्स से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वो आगे बढ़े, मिंग ने ऐलान किया कि वो जल्द ही जिलिंग और नानफोंग को पकड़ लेंगे। जुज्जन ने बॉल के चारों तरफ मौजूद शानदार जानवरों की तरफ इशारा किया और जोश में कहा कि जिलिंग और नानफोंग को पकड़ने के बाद वो उन जानवरों को ऊपर की मंजिल में रखेंगे, ये मानते हुए कि इससे उनकी कल्टीवेशन को बहुत फायदा होगा। अचानक एक अजीब आदमी उनके सामने आ गया। उसे देखकर उनकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई और वो डर के मारे वहीं जम गए, एकदम रुक गए। गांव में मौजूद उस खतरनाक ताकत को महसूस करते ही वो घबरा गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाया कि अगर उनके मास्टर को उकसाया गया तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बिना हिचकिचाए उन्होंने भागने का फैसला किया। जहाज पर पहुंचते ही मिंग ने देखा कि साधारण गांव वाले भी उनके आसपास के अनपढ़ नौजवानों के प्रति बेवजह सख्त थे। उसने नोट किया कि गांव में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, एक ताकतवर शक्ति काम कर रही है। जिस आदमी से उनका सामना हुआ था वो कोई आम इंसान नहीं था, उसमें गॉड जैसी ताकत थी। इसी बीच ली फैन ने जिलिंग की तरफ मुड़कर पूछा कि वो लोग क्यों भाग गए। जिलिंग ने माना कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसे लगा था कि वो बात करने आए हैं, पर वो तो भाग गए। ली फैन ने सोचा कि वो उनसे बात करना चाहता था, पर मौका मिलने से पहले ही वो गायब हो गए। फिर भी उसे यकीन था कि वो देर सवेर वापस आएंगे और जब वो आएंगे तो वो उनसे पर्सनली बात करेगा। फिलहाल उन्हें वापस लौटकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी थी। जिलिंग ने खुद को तसल्ली दी कि जब तक उसके मास्टर उसके साथ हैं, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अटूट विश्वास था कि अगर गॉड भी आ जाए तो वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कहीं और टाइमिंग ने मिंग की वापसी देखी और कहा कि शायद खतरा टल गया है। एक और शख्स ने कहा कि उनके पूर्वजों के छोड़े गए सारे पुराने खजाने अब सिर्फ उनके होंगे। टाइमिंग को उम्मीद थी कि उनका काम चुपचाप हो जाएगा और किसी को भी उनके कामों का पता नहीं चलेगा।
तभी मिंग उनके पास आया चिल्लाते हुए कि नैनफोंग और जिलिंग उस मना की गई जगह में घुस गए हैं। उसने उन्हें अंदर के बहुत बड़े खतरे के बारे में चेतावनी दी और एक डरावना नजारा सुनाया। एक बूढ़ी औरत हाई लेवल राक्षसों को चाकू से काट रही थी। उसने बताया कि कैसे उस आम से दिखने वाले काम से एक अजीब सी ताकत निकल रही थी जिससे उसकी रूह तक कांप गई थी। सफेद बालों वाले आदमी ने छोटों का मजाक उड़ाया, उन्हें बेकार और छोटी सोच वाला कहा। उसने ऐलान किया कि उन्हें मामला अपने हाथों में लेना होगा। इसी के साथ वो गांव की तरफ बढ़े। पहुंचने पर उसने हैरानी जताई कि कॉन्ग माउंटेन तबाह हो गया जबकि वो छोटा सा गांव एकदम सुरक्षित था। टाइमिंग ने सीधे हमले के खिलाफ सलाह दी और सुझाव दिया कि पहले वो हालात का जायजा ले। सफेद बालों वाले आदमी ने मान लिया। इस तरीके में समझदारी देखते हुए वो उस इंसान को देखने के लिए बेताब थे जिसने उन्हें चुनौती दी थी, उनके स्टूडेंट का विरोध किया था और उन्हें दबाने की उनकी बार बार की कोशिशों के बावजूद अडिग खड़ा था। शेरी की आवाज गांव में गूंजी, मांग करते हुए कि नैनफोंग और जिलिंग तुरंत बाहर आ जाए। नैनफोंग ने आवाज पहचान ली और जिलिंग से धीरे से कहा कि उनके एल्डर्स इस बार उन्हें पकड़ने के पक्के इरादे से आए हैं। ली फैन जिसने शोरगुल सुना, उसने शेरी की पहचान के बारे में पूछा। जिलिंग ने पक्का किया कि शेरी एक ऊंचे पद पर है और वो उनके लिए ही आ रहा है। ली फैन ने शेरी की आवाज में गुस्सा नोटिस किया और उसे लड़कियों की चिंता हुई कि अगर वो पकड़ी गई तो उनका क्या होगा। उसने उन्हें तसल्ली दी कि वो चिंता ना करे और वादा किया कि वो सिचुएशन संभाल लेगा ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। नैनफोंग ने धीरे से बताया कि शेरी लिखावट में माहिर है जबकि उसके साथ आए एल्डर टाइमिंग म्यूजिक के मास्टर हैं। ली फैन जिसे कोई फिक्र नहीं थी, उसने मन ही मन सोचा कि वो भी इन दोनों चीजों में माहिर है। एक तिरछी मुस्कान के साथ उसने अपना पेन निकाला। तभी जिलिंग ने उसे पेंट ब्रश पकड़े हुए देखा और कहा कि उसके हाथों में वो किसी तेज धार वाली तलवार जैसा लग रहा था जो आसमान को भी चीर सकता है। नैनफोंग ने माना कि वो ली फैन की काबिलियत का असली लेवल समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच ली फैन ने नैनफोंग को कहा कि वो उसकी कैलीग्राफी ले जाकर गेट पर लगा दे। उसे भरोसा था कि जैसे ही शेरी उसे देखेगा वो तुरंत उसका हुनर पहचान लेगा और उसे इज्जत देगा। फिर जिलिंग बाहर निकली। उसे देखते ही शेरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आखिरकार गद्दार बाहर आ ही गए। उसने पूछा कि नैनफोंग कहाँ है और कहा कि उसके इतना जोर से बुलाने के बावजूद वो सामने नहीं आई। उसने हुक्म दिया कि वो तुरंत आगे आए और माफी मांगे, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद उन्हें माफी मिल जाए। लेकिन जिलिंग ने इस बात को मना कर दिया। उसने ऐलान किया कि सिस्टर नैनफोंग का अब एक नया मास्टर है और अब उन पर पहले की तरह हुक्म नहीं चलाया जा सकता। शेरी ने फिर उनका सामना किया, उन पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि पीछे छूट जाने के बावजूद उनमें इतना घमंड दिखाने की हिम्मत है। उसकी आवाज और सख्त हो गई जब उसने कहा कि उन्हें वहां रहने का कोई हक नहीं है। गुस्से में उसने उन्हें बर्बाद करने का इरादा जाहिर किया। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ा, जिलिंग थोड़ी हटी और सामने वो कैलीग्राफी आ गई। उस कैलीग्राफी को देखते ही शेरी की आंखों से खून बहने लगा और वो शॉक में आ गया। उसने माना कि सीखने और समझने की कोई उम्र नहीं होती। वो हमेशा खुद को एक टॉप कल्टीवेटर समझता था, लेकिन उस कैलीग्राफी ने उसे कुछ और ही दिखा दिया था। वो अपने हर ज्ञान पर सवाल उठाने लगा, महसूस करते हुए कि उसने पहले कभी इतनी खास चीज नहीं देखी थी। ब्रदर टाइमिंग शेरी का रिएक्शन देखकर उसे अपनी आंखें बंद करने की सलाह दी। उसने चेतावनी दी कि जो उसके सामने है वो संतों का रास्ता है जो बहुत सारी चुनौतियों से भरा है। उसने आगाह किया कि शेरी अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तकलीफ को झेल सके। चेतावनी के बावजूद शेरी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने ऐलान किया कि अगर वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी देखकर वो खुशी से भर गया था। उसे यकीन था कि कोई भी कला उसकी बराबरी नहीं कर सकती जो उसने अभी देखा था। अपनी उस दीवानगी में वो वहां से भाग गया, बाकियों को हैरान छोड़कर। गायब होते होते उसने कहा कि उसने आज स्वर्ग देख लिया है और उसे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। टाइमिंग शेरी के इस अजीब बर्ताव को देखकर चिंतित हो गया। उसने सवाल किया कि सिर्फ एक कैलीग्राफी का टुकड़ा किसी को पागलपन की हद तक कैसे ले जा सकता है। पास खड़ी जिलिंग उस मास्टर की पहचान के बारे में सोचने लगी। वो टाइमिंग की तरफ मुड़ी और कहा कि वो उसके मास्टर की पहचान जानने के लायक नहीं है। तभी ली फैन के आंगन से एक रहस्यमयी एनर्जी निकलने लगी। जैसे ही सीन शिफ्ट हुआ, टाइमिंग ने खुद को म्यूजिक की दुनिया में खोया हुआ पाया। वो हैरानी में खड़ा था और उसने माना कि वो आर्ट के इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसे यकीन था कि उस म्यूजिक की खूबसूरती से बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती। लेकिन एक ही पल में टाइमिंग का वजूद मिट गया और जूजहेन और मिंग को गहरे शौक में छोड़ गया। जूजिन जो बुरी तरह हिल गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने दूसरों को याद दिलाया कि टाइमिंग उन सबसे पावरफुल लोगों में से एक था जिन्हें वो जानते थे। फिर भी सिर्फ एक म्यूजिक का टुकड़ा सुनने के बाद वो मारा गया। ली फैन जो दूर से ये सब देख रहा था, उसने पूछा कि वो फ्लूट कहाँ गई। जूलिंग ने उसे पहचान लिया और कंफर्म किया कि ये वही फ्लूट थी जो टाइमिंग बजाया करता था। ली फैन ने इस बात पर गौर किया कि टाइमिंग अपनी फ्लूट पीछे छोड़कर गायब हो गया। उसे अजीब लगा और वो सोचने लगा कि वो म्यूजिशियन कौन था जिसने वो आयरन फ्लूट बजाई थी। उसने अंदाजा लगाया कि वो म्यूजिशियन जरूर कमजोर होगा, क्योंकि जैसे ही उसका पता चला वो भाग गया। उसी पल मिंग ने उस म्यूजिशियन का टेलिस्मैन तोड़ दिया और तुरंत ऐलान किया कि उन्हें इस घटना की रिपोर्ट होली लैंड में करनी होगी। मिंग ने वहां मौजूद लोगों को सिचुएशन की गंभीरता समझाई। उसने याद दिलाया कि वो 2 एल्डर्स के साथ आए थे, जिनमें से एक मारा गया और दूसरा पागल हो गया।
अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। जब वो सोच विचार कर रहे थे, पेट्रिया का स्पेशल एनवॉय उनके सामने आया। गहरा झुकते हुए मिंग ने रिपोर्ट दी कि नैनफोंग और जूलिंग ने उन्हें धोखा दिया है। उसने उन पर एल्डर टाइमिंग और एल्डर शीहाई का मर्डर करने का इल्जाम लगाया और पेट्रियार्क से गद्दारों को खत्म करने में मदद की भीख मांगी। उसने जोर देकर कहा कि मदद के बिना वो अपने मरे हुए एल्डर्स का बदला कभी नहीं ले पाएंगे। पेट्रियार्क ने मिंग की चिंताओं को समझा और उसे भरोसा दिलाया कि उनकी मदद के लिए जल्द ही और आदमी भेजे जाएंगे। इस बीच होली लैंड के दूसरे हिस्से में पेट्रियार्क उन मौतों के लिए जिम्मेदार उस रहस्यमयी ताकत के बारे में सोच रहा था। उसके एक साथी ने सवाल किया कि वो किस तरह की चीज हो सकती है जिसने आसानी से 2 हेड्स को मार दिया। पेट्रियार्क ने सिचुएशन की गंभीरता को पहचानते हुए जिद की कि एक पक्की जांच जरूरी है। उसने अंदाजा लगाया कि कातिल कोई खतरनाक मास्टर सा हो सकता है, कोई ऐसा जो आउटर वर्ल्ड से नहीं है, और उसने वार्न किया कि ऐसी हस्ती को बिना सोचे समझे ना छेड़ें। तभी एक दूसरी आवाज बीच में बोली और उसने उन मरे हुए एल्डर्स को बेवकूफ बताते हुए उनकी बात टाल दी, ये कहते हुए कि वो अपनी ही नाकाबिलियत की वजह से मारे गए। बोलने वाले ने अंदाजा लगाया कि शायद उनकी मौत माउंट कॉनली के लोगों की वजह से हुई है। उसने जोर दिया कि वो कभी माने हुए पूर्वज हुआ करते थे और उन्हें आगे आने वाले खतरे को पहले ही देख लेना चाहिए था। उधर एक घर के बाहर एक ग्रुप एक कैलीग्राफी के टुकड़े के सामने हैरानी में खड़ा था। उनमें से एक उसका कमाल देखकर दंग था और कह रहा था कि ये सच में शानदार है। किश्वी ने सहमति जताते हुए माना कि उस कैलीग्राफी को देखने से उसकी समझ काफी गहरी हो गई है। उसने नोट किया कि अगर वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता तो उसे अब तक ज्ञान मिल चुका होता। जैसे ही वो घर के अंदर गए, म्यू कियानिंग ने इज्जत से ली फैन को ग्रीट किया। उसने उसकी मौजूदगी को माना और उसे बैठने के लिए कहा। ली फैन उसके आने का मकसद समझते हुए पूछा कि क्या वो लियू मिंग और बाकी लोगों के बारे में बात करने आई है। लिंगर ने हाँ में सिर हिलाया और उस मामले पर उसके विचार पूछे। ली फैन ने उन्हें तसल्ली दी कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने उन्हें सलाह दी कि वो शांत रहे और ऐसे एक्ट करें जैसी कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि अब जब वो आ ही चुके थे, इसलिए उसने उन्हें कुछ खास देने का फैसला किया। उसे याद आया कि पिछली बार उसने लियू मिंग को कॉन्ग माउंटेन की पेंटिंग दी थी जो शायद किसी ऑक्शन में बिक गई होगी। ये मानते हुए कि उसका वक्त चला गया, उसने उन्हें एक और आर्टवर्क गिफ्ट करने का सोचा। इस बार उसने उन्हें ऐसी चीज दी जिसमें पेंटिंग और लिखावट दोनों थी, कुछ ऐसा जो उनके लिए बड़ी किस्मत ला सकता था। जिन्होंने उसे देखा वो हैरान रह गए। लिंगर ने कहा कि अगर वो जगह इमोर्टल पैलेस मानी जाती है तो ली फैन को लगता था कि ये 2 खजाने आने वाले ऑक्शन में बेशकीमती साबित होंगे। उसने समझाया कि उसने वहां मौजूद लोगों को बस एक नमूना दिया था, पर इस आर्ट का असली असर जल्द ही पूरी दुनिया को हिला देगा। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जो शोहरत मिलेगी वो बहुत जबरदस्त होगी। उसने ली फैन को सीनियर कहकर बुलाया और उन खजानों की बहुत ज्यादा कीमत को माना जो उन्होंने गिफ्ट किए थे। उसने माना कि कॉन्ग माउंटेन बेशक खतरनाक है, पर इन चीजों के होने से उन्हें उसके खतरनाक रास्ते से अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। मू कियानिंग ने कहा कि वहां उनका काम पूरा हो गया है और सुझाव दिया कि अब उन्हें टियान और जियांग होली लैंड की मदद करनी चाहिए। सीन शिफ्ट हुआ एक मास्टर पर जिसने अपनी तलवार कॉन्ग माउंटेन में सला दी थी। अपने भाई की तरफ मुड़ते हुए उसने हालात के बारे में पूछा। एल्डर होंग शेन ने गंभीरता से जवाब दिया कि उन्होंने कंट्रोल बनाए रखने की बहुत कोशिश में अपने होली लैंड का इमोर्टल हथियार कुर्बान कर दिया है। उन्होंने कॉन्ग माउंटेन के अंदर कई दिन बिताए, उसे संभालने की कोशिश करते हुए, और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके कई भाई इस दौरान मारे गए। मास्टर ने माना कि कॉन्ग माउंटेन खतरों से भरा है और हर एक से एक एक करके निपटना होगा। उसी पल वो इमोर्टल हथियार अचानक जमीन से बाहर आ गया। मास्टर डर के मारे पीछे हटा और पूछा कि ये क्या हो रहा है। हवा जोर से गरजी और होंग शेन ने घबराहट में सोचा कि अब आगे क्या होगा। लियू मिंग ने माना कि उसे नहीं पता, पर उसे डर था कि आने वाला खतरा भारी तबाही ला सकता है। अचानक स्टेयर्स ऑफ हेवन उनके सामने आ गई। एक आदमी आगे भागा, ये चिल्लाते हुए कि उन्हें आखिरकार पाथ टू हेवन मिल गया है। इस इमोर्टल प्लेटफॉर्म के साथ हम ऊपर जा सकते हैं। होंग शेन ने हालांकि अपना शक जताया। उसे यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। उसने हेवन गेट से निकलती हुई एक बहुत ताकतवर एनर्जी महसूस की, एक ऐसी ताकत जो इतनी भारी थी कि जो भी आगे बढ़ा वो सिर्फ राख बन गया। मास्टर ने ऐलान किया कि यह हेवन का रास्ता बल्कि सुप्रीम बीइंग का इलाका है। उसने चेतावनी दी कि जो भी अंदर जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। ब्लैक हेड मास्टर ने वहां बिखरी हुई लाशों को देखा और उन्हें पुराने सुप्रीम बीइंग्स के रूप में पहचाना। उनमें प्रिस्यूडो इमोर्टल्स भी थे और उसने दावा किया कि आम लोग इस सीमा को कभी पार नहीं कर सकते। उसने आगे समझाया कि सिर्फ सुप्रीम पावर वाले ही अंदर जा सकते हैं, पर पहले उन्हें कड़ा इम्तिहान पास करना होगा। फेल होने का मतलब हमेशा के लिए कैद है। उनकी बॉडीज पत्थर बन जाएंगी, यहाँ तक कि अक्लमंदी में जरा सी कमी भी अंदर जाना नामुमकिन बना देगी। एक और आदमी बोला, ये समझाते हुए कि लाइट ऑफ एटर्नल रेवोल्यूशन किसी भी सुप्रीम बीइंग के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा है। ये ताकत नहीं नापता बल्कि दिल की सच्चाई नापता है। जो पास होंगे वो अमर हो सकते हैं, पर ये चुनौती लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एक ताकतवर एनर्जी अंदर आने वालों के पास से गुजरी। दोनों एल्डर्स ने हैरानी के साथ रिएक्ट किया। उन्होंने एक मनहूस साया देखा और महसूस किया कि वो एक ईविल गॉड का सामना कर रहे हैं। सफेद कपड़ों वाले एक आदमी ने ऐलान किया कि अमरता का रास्ता पवित्र है, फिर भी ये बेकार लोग उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, उन्हें कभी
कभी सच्ची अमरता नहीं मिलेगी। ईविल गॉड ने मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोर कीड़े कहकर टाल दिया। उसने दावा किया कि चाहे वो अमर होने की कितनी भी चाहत रखें, उनके पास जरूरी ताकत कमी नहीं होगी। उसने चेतावनी दी कि लाइट एनर्जी का खत्म होना खतरनाक है, जिसके लिए उनकी काबिलियत से बहुत बड़े ताकत की जरूरत है जो सिर्फ उसके पास है। बोलते हुए उसने खुद को उनके सामने डरावने अंदाज में खड़ा कर लिया। मैन इन ब्लैक ने हंसते हुए ईविल गॉड के दावों को चुनौती दी। उसने उस पर वहम का इल्जाम लगाया, ये कहते हुए कि वो उन्हें कभी हरा नहीं पाएगा। मैन इन व्हाइट ने भरोसे से जवाब दिया कि वो कमजोर बिल्कुल नहीं है और इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। वो अपने पवित्र हथियार निकालने के लिए तैयार हो गए, अपने पूर्वजों की रक्षा को बुलाते हुए। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, नीचे वॉरियर्स ने घबराहट में चिल्लाया, भगवान की मदद की भीख मांगते हुए। उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी मौका है। इसी बीच होली लैंड से एक गुट आया, ये ऐलान करते हुए कि साउदर्न रीजन के कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने कसम खाई कि वो किसी को भागने नहीं देंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इसके साथ ही उन्होंने एक भयानक हमला कर दिया। व्हाइट रोब्ड वॉरियर्स डर के मारे पीछे हटे, ये महसूस करते हुए कि वो ईविल गॉड द्वारा यूज किए गए थे। उसने उनकी खुद की लाइट एनर्जी उनके खिलाफ यूज की थी और अब वो पुराने दरवाजे को खोलने के लिए जरूरी खून की बलिखोरी करने का इरादा रखता है। उनमें से एक ने उस पर हमला करने के फैसले पर अफसोस जताया, अपनी जानलेवा गलती को पहचानते हुए। ईविल गॉड पागलों की तरह हंसा, ये कहते हुए कि उनकी बेवकूफी ने उनकी किस्मत तय कर दी है। वो उनकी आने वाली तबाही का मजा ले रहा था और उनसे अपनी मौत को गले लगाने के लिए कह रहा था। ब्लैक कपड़ों में एक वॉरियर अपने भाई की तरफ मुड़ा, किसी हल के लिए बेताब था। उसे पता था कि उनके पास सबको प्रोटेक्ट करने की ताकत नहीं है। एक व्हाइट रोब्ड होली फिगर ने माना कि उनकी सिचुएशन उम्मीद से बाहर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उनका अंत होगा। लेकिन जैसे ही मायूसी छाई, एक नया फिगर सामने आया जिसने हेवनली पैलेस और बेली की पावर को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया। ब्लैक हेयर वाले एक आदमी ने अपनी कंफ्यूजन जताई, जोर से पूछा कि वो कहाँ है और कहा कि ये कितना अजीब लग रहा है, जैसे उसकी बॉडी यहाँ है पर अलग है। उसके आसपास मौजूद व्हाइट हेयर्ड फिगर ने उस जगह की खास होली एनर्जी पर कमेंट किया, उसे हेवन जैसा बताया। वो उस जगह के सेंटर में मौजूद आर्टिफैक्ट को देखकर हैरान थे। उसकी शान और उसके क्रिएटर की बहुत ज्यादा पावर के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। ये साफ हो गया था कि मेंशन के चारों तरफ बना बैरियर उन्हें सभी अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा था। ब्लैक हेयर वाले आदमी ने आर्टिफैक्ट की तारीफ करते हुए उसे एक शानदार खजाना कहा जो लाइट और वाइब्रेशंस को भी रोक सकता है। इसके उलट व्हाइट हेयर्ड इंसान ने ऑब्जर्व किया कि वो आर्टिफैक्ट एक इमॉर्टल क्रिएशन है। लिंगर ने कहा कि अब जब लाइट ऑफ इमॉर्टल ट्रिबुलेशन खत्म हो चुकी है तो ईविल गॉड को हराने के उनके चांस काफी बढ़ गए हैं। ब्लैक हेयर वाले आदमी ने अपनी मुसीबत बताई कि उसे सताया गया था और एक खतरनाक फिगर एम्पायर को सपोर्ट कर रहा है। उसने जोड़ा कि एम्प्रेस से मिलकर उसका शक पक्का हो गया। व्हाइट हेयर्ड फिगर सहमत हुआ कि एम्प्रेस का वजूद बेशक इमॉर्टल लेवल पर है। पासी मुंगसेन और लूमिंग ने घबराहट में एक दूसरे को देखा, ये महसूस करते हुए कि वो लोग सीनियर ली फान को सिर्फ इमॉर्टल कह रहे हैं। हालांकि वो सच जानते थे कि ली फान ने आसानी से 2 इमॉर्टल्स को हरा दिया था, एक ऐसा कारनामा जो वहां मौजूद लोगों की समझ से परे था। अचानक जेंग सुए नाम की एक यंग वुमन वहां आई। वो उनके पास गई और होली पैलेस के बारे में पूछा। एम्प्रेस से पूछा कि उन्हें वो कहां से मिला और क्या वो उसे पास से देख सकती है। मास्टर्स उसकी मौजूदगी से बेचैन थे, ये महसूस करते हुए कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि जेंग सुए शायद सुप्रीम बीइंग है या उससे भी बड़ी, क्योंकि उसका ऑरा ईविल गॉड को टक्कर दे रहा है। लिंगर ने शांत होकर बताया कि वो आर्टिफैक्ट उसके सीनियर का गिफ्ट है। जेंग सुए ने क्लियर किया कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि आर्टिफैक्ट चोरी करके उन पावरफुल मास्टर्स को नाराज करे जिन्होंने वो दिया है। उसकी बातों से राहत महसूस करके लिंगर ने उसे आर्टिफैक्ट देखने दिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, जेंग सुए टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ गई, ये ऐलान करते हुए कि ग्रुप ने अपना मौका गंवा दिया है और वो उसे अपने लिए ले लेगी। आगे के खतरों से बचने के लिए उसने माफी मांगी, आर्टिफैक्ट को अभी के लिए अपना बताया पर वादा किया कि अगर वो इमॉर्टल बन गई तो उसे लौटा देगी। इसके तुरंत बाद जेंग सुए उस ईविल गॉड का पीछा करने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करने के इरादे से उसने ऐलान किया कि वो ईविल गॉड को मार देगी और जोर दिया कि उसके अंत से इस रियाल में सबको राहत और खुशी मिलेगी। ईविल गॉड ने हालांकि हंसते हुए कहा कि वो इमॉर्टल बनने से बस एक स्टेप दूर है। उसने सवाल किया कि अब जब उसके पास इतनी पावर है तो क्या कोई उसे हरा सकता है। जेंग सुए ने भरोसे से जवाब दिया, अपने आर्टिफैक्ट पर भरोसा जताते हुए और उसे हराने का पक्का इरादा दिखाते हुए। उसने ईविल गॉड को चुनौती दी और जिद की कि अपने सीनियर का गिफ्ट इस्तेमाल करते हुए वो नहीं हारेगी। ईविल गॉड ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया, अपने टॉप पर पहुंचने की शेखी बघारी और शक किया कि कोई उसे मार भी सकता है, एक मॉर्टल तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये टकराव हुआ, ब्लैक हेड मास्टर हैरानी में सब देख रहा था। बैटल के बीच में ईविल गॉड ने अपनी पावर को साफ करना शुरू कर दिया और उन नुकसान देने वाले साइड इफेक्ट्स को मिटा दिया जो गलत तरीकों से एनर्जी लेने की वजह से आए थे। इस सफाई की प्रोसेस ने उसे हर पल और स्ट्रांग बना दिया, जिसे देखने वाले चिंता में पड़ गए।
जियांग जे उसे रोकने के इरादे से लड़ती रही, हालांकि हालात उसके खिलाफ थे। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, जियांग जे आखिरकार पीछे हटी और अपनी हार मान ली। उसने सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया और ईविल गॉड को न मार पाने के लिए माफी मांगी। पास के कल्टीवेटर्स उस प्लेटफॉर्म की तरफ भगे, ईविल गॉड के इमॉर्टल बनने से इंस्पायर होकर। उन्हें लगा कि अगर वो भी प्लेटफॉर्म के टॉप पर चढ़ गए तो वो भी अमर हो सकते हैं। ये मौका इतना चमत्कारी लग रहा था कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। मुक्यानिंग अपनी एल्डर सिबलिंग की तरफ मुड़ी और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये देखते हुए कि वहां हर कोई इमॉर्टल लग रहा है और ऊपर चढ़ गया है। लिंगर एकदम शांत रही और उसे भरोसा दिलाया कि घबराने या जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ली फैन की सलाह को दोहराते हुए उसने कहा कि अगर वो सो कॉल्ड ईविल गॉड इमॉर्टल बन भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में उसे मारना और भी आसान होगा, बस मजे के लिए। इसी बीच ईविल गॉड खुद को ऑब्जर्व कर रहा था, हैरान था कि उसकी बॉडी कितनी इंप्रूव हो गई है। उसे अपने अंदर एक अजीब मगर पावरफुल इमॉर्टल एनर्जी दौड़ती हुई महसूस हुई। अपनी नई ताकत पर कॉन्फिडेंट होकर उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। उसी पल बादलों पर बैठे एक आदमी ने ऐलान किया कि जो लोग जाल में फंसे हैं वो अब प्रॉफिट के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो बोला, वहां मौजूद हर कोई अपने नेट्स के जरिए एनर्जी खींचने लगा। भीड़ में कंफ्यूजन की लहर दौड़ गई। वो सवाल करने लगे कि उनकी एनर्जी कहां जा रही है। ईविल गॉड को इस धोखे का एहसास हुआ और वो चिल्लाए कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि वो इमॉर्टल बन रहे हैं, पर सच तो ये था कि किसी ने उन्हें फंसा लिया था। जियांग जे ने भी वार्न किया कि ये कोई मौके वाली बात नहीं बल्कि एक सोच समझकर लगाया गया जाल है। उसने महसूस किया कि कोई उनकी एनर्जी खींच रहा है और उसे ऊपर किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। उनके ऊपर एक बॉल्डी मास्टर जीत की खुशी में खड़ा था, ये ऐलान करते हुए कि सारी पावर अब उसकी है। उसने ऐलान किया कि एक बार वो इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा और दुनिया में कोई उसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उसने सारी एनर्जी अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। जियांग जे, जो ये देखकर डर गई थी, उसे रियलाइज हुआ कि उन सब के साथ धोखा हुआ है। उसने भगवान से मदद के लिए पुकारा और भीख मांगी। तभी गॉड ऑफ लॉयल नीचे उतरे। वो बहुत गुस्से में थे। जिम्मेदार शख्स बॉल्डी मास्टर से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि उसने इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर जाल बिछाने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने उस अपराधी पर भारी हंगामा मचाने का इल्जाम लगाया और कसम खाई कि उसे बिना सजा दिए नहीं जाने देंगे। वो अपराधी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने हंसते हुए गॉड की पावर को ठुकरा दिया, ये दावा करते हुए कि वो एक हायर रेलम का मेंबर है और वो बीच में नहीं आ सकते हैं। जियांग जे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि वो लालच में अंधी हो गई थी। उसे डर था कि वो इमॉर्टल्स जो पहचान चाहते थे वो अपनी इच्छाएं कभी नहीं छोड़ेंगे। उन सबको एक साथ एहसास हुआ। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सीनियरली फैन ने सब्र रखने की सलाह क्यों दी थी। उन्होंने मान लिया था कि वो ईविल गॉड को खत्म करने आए हैं, पर असलियत में एक बहुत बड़ी ताकत खेल रही थी। असली दुश्मन ईविल गॉड नहीं बल्कि एक कल्टीवेटर था जो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसी पल ली फैन की कैलीग्राफी उस कल्टीवेटर के चारों तरफ आ गई। वो कल्टीवेटर हक्का बक्का रह गया, सोच रहा था कि इतनी भारी ताकत कहां से आई। उनके ऊपर आसमान में एक स्पेल बन गया जिससे उस ईविल कल्टीवेटर में डर की लहर दौड़ गई। सिचुएशन की गंभीरता को पहचानते हुए वो हैरानी में हकलाने लगा। एक आवाज ने उसे ताना मारा और सुझाव दिया कि उसे सीनियर ली फैन को ग्रीट करना चाहिए, इस उम्मीद में कि शायद उसके पाप कम हो जाएं। जिद्दी होकर उस ईविल कल्टीवेटर में खुद को एक ट्रू इमॉर्टल ऐलान किया और जिद की कि दुनिया में किसी के पास उसे झुकाने की पावर नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, ली फैन की ब्लेड ने उससे मारा। ब्लेड की एनर्जी इतनी भारी थी कि उससे जुड़ी हर चीज हवा में घुलने लगी। रस्ट ने इस घटना को देखते हुए ब्लेड के इंटेंट की ताकत को माना। शेनन रेल्म के साउथ ईस्टर्न रीजन में बॉर्डर पर एक भयानक जंग छिड़ गई थी। एक परेशान जनरल अफसोस कर रहा था कि मदद की भीख मांगने के बावजूद कोई मदद नहीं आई। उसे डर था कि वो जल्द ही गिर जाएंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने इमॉर्टल किंग को मदद के लिए पुकारा, अचानक एक भयानक हमले ने पूरी डीमन होड को साफ कर दिया। कमांडर को राहत मिली जब उसे रियलाइज हुआ कि इमॉर्टल किंग वापस आ गए हैं और उन्होंने दुश्मनों का सफाया कर दिया है। लिंगर ने अपने हाथों में एक स्क्रोल पकड़ा हुआ था और एक आखिरी आह के साथ कहा कि ये खत्म हो गया है। उसने माना कि बिना सीनियर ली फैन के वो पूरी तरह हार गए थे। लोग शुक्रिया अदा करते हुए झुके और उस गॉडेस को इज्जत के साथ पुकारा। हालांकि गॉडेस ने उनसे उठने की जिद की और कहा कि उनकी जान सीनियरली फैन की वजह से बची है, उसकी वजह से नहीं। उनमें से ना होने के बावजूद उन्होंने उन सबको प्रोटेक्ट किया। जैंग सुए ने बैटरों पर गौर करते हुए नोट किया कि वो एविल कल्टीवेटर कभी इतना पावरफुल था कि एक छोटे भगवान को भी मार सकता था, फिर भी वो सीनियरली फैन की स्किल के सामने कुछ नहीं था। उसने ठान लिया कि अगर वो कभी इस गॉडेस से दोबारा मिलेंगे तो वो सीनियरली फैन को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रुप ने सीनियरली फैन से मिलने की अपनी इच्छा डिस्कस की, उनकी मदद के लिए अपना शुक्रिया जताते हुए। लिंगर ने उनके जज्बातों को समझा पर उन्हें याद दिलाया कि सीनियरली फैन एक कम बोलने वाले इंसान है। मोकियानिंग ने कहा कि इतनी भारी पावर होने के बावजूद वो सिंपल लाइफ जीते हैं और सुझाव दिया कि विजिटर्स की बड़ी भीड़ उन्हें शायद नापसंद हो। मास्टर्स सहमत हो गए, ये नोट करते हुए कि अगर ली फैन चिढ़ गए तो इसके बुरे अंजाम हो सकते हैं। काले कपड़े पहने एक आदमी मैन इन ब्लैक पास आया और होली मैसेंजर से बात की। उसने कोंग माउंटेन के अंदर मिला एक खजाना प्रेजेंट किया और उसे गिफ्ट की तरह ऑफर किया। लिंगर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो उसे जैसे चाहे यूज करने के लिए फ्री है। उस आदमी ने अपना शुक्रिया जताया और बताया कि सीनियर ने उनकी कितनी मदद की है।
सफेद कपड़ों में एक दूसरे आदमी ने सवाल किया कि क्या उनके पास कोई असली कीमत वाली चीज मिल भी सकती है। जियांग सुए, जिसने इमॉर्टल पाथ की पावर देखी थी, उसने ट्रेन करने और वैसे ही ताकत पाने का इरादा किया और किसी भी आर्टिफैक्ट्स की अहमियत को हटा दिया। अचानक एक चीज उनकी तरफ उड़ती हुई आने लगी। ग्रुप हैरानी में देख रहा था जब एक लंबा पेंट ब्रश उनके सामने आ गया। मैन इन ब्लैक ने कोंग माउंटेन में छोड़े गए 3 इमॉर्टल वेपन्स के बारे में एक पुरानी कहानी याद की। उसने समझाया कि भले ही इमॉर्टल रेल्म में जाया जा सकता था, पर हथियार मना थे। ये हथियार सोए हुए थे, किसी ऐसे का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें पाने के लायक हो, और आखिरकार वो दोबारा सामने आ गए। जियांग सुए को तब उन 3 लोगों के आइलैंड से आने के पीछे का असली मकसद समझ में आया। वो इन लेजेंडरी वेपन्स की तलाश में आए थे। उसी पल एक और फिगर आया, ये अनाउंस करते हुए कि वो आइलैंड से आया है। उसने रिवील किया कि क्रिमिनल्स ने उनके 2 सुप्रीम बीइंग्स टाइमिंग और शी हाई को बिना वजह मार दिया। नाइट्स ने माना कि उनके एल्डर्स एक छोटे विलेज में गए थे और सिचुएशन को आगे इन्वेस्टिगेट करने का सुझाव दिया। सीन ली फैन के घर पे शिफ्ट हुआ। देखने वाले बाहर लगी कैलीग्राफी की तारीफ कर रहे थे, उसकी खूबसूरती और पावर पर बात करते हुए। जियांग सुए ने नोट किया कि लिखावट ना सिर्फ जादुई थी बल्कि खतरनाक भी थी। ज्यादा गौर करने से इंसान पागल हो सकता था। यह साफ था कि सीनियर ली फैन पावरफुल और बहुत समझदार दोनों हैं। मू कियानिंग ने दरवाजा खटखटाया और ली फैन को आवाज दी। उसने अंदर से जवाब दिया और उन्हें अंदर आने को कहा। जैसे ही वो एंटर हुए, उसने उनके आने के बारे में पूछा। उसने अंदाजा लगाया कि उसकी कैलीग्राफी और पेंटिंग्स वाला ऑक्शन जरूर बहुत कामयाब रहा होगा। विजिटर्स में से एक ने इसे पक्का किया, अपनी अच्छी किस्मत का श्रेय उसके कामों को देते हुए। उन्होंने एक्साइटेड होकर 2 और आइटम्स दिखाए जो उन्हें मिले थे और उसे दिखाने के लिए बेताब थे। नानफोंग ने एक लूटे हुए आर्टिफैक्ट से जुड़ी कहानी का जिक्र किया, जिससे ली फैन ने पूछा कि क्या वो इससे वाकिफ हैं। नानफोंग ने समझाया कि हजारों साल पहले उनके पूर्वजों ने एक लेजेंडरी पेन और आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अपने सेक्ट की शोहरत कायम की थी। उनकी होली लैंड लगातार इन पुरानी चीजों को ढूंढ रही थी और आखिरकार वो मिल गए। ली फैन सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। उसे शक था कि मू कियानिंग और लिंगर को इन खोजों से काफी फायदा हुआ है। उसने सोचा कि वो शायद इन आइटम्स को गिफ्ट की तरह देकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसने पोलाइटली मना कर दिया, ये कहते हुए कि भले ही वो आर्टिफैक्ट्स बहुत खास हैं, पर उनकी उसके लिए कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उन्हें वो अपने पास ही रखने चाहिए। भले ही वो आर्टिफैक्ट्स के पुरानेपन से इंप्रेस था, पर ली फैन को वो अपनी खुद की कला के सामने बहुत छोटे लगे। दोनों विजिटर्स हैरान और सम्मानित महसूस कर रहे थे, अपना शुक्रिया बहुत ज्यादा जताते हुए। जेलिंग इस बातचीत को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी कि उनके मास्टर कितने दरिया दिल हैं, जो बिना हिचकिचाए बेशकीमती गिफ्ट्स दे देते हैं। जब वो खुशी मना रहे थे, मू कियानिंग ने बताया कि कुछ लोग बाहर आए हैं जो ली फैन से मिलना चाहते हैं। उसने समझाया कि वो हाल की घटनाओं में शामिल थे और उससे मिलना चाहते थे। उसने ली फैन को भरोसा दिलाया कि अगर उसका मन नहीं है तो वो समझ जाएंगे और बाद में आएंगे। ली फैन ने इस बात पर गौर किया कि उसकी कैलीग्राफी ने इसने सारे लोगों को अपने दरवाजे तक खींच लिया है। उसने सोचा कि लिंगर को अपनी पेंटिंग गिफ्ट करना एक बेहतरीन फैसला था, क्योंकि इससे उसकी रेपुटेशन में काफी उछाल आया है। उसने ये भी नोट किया कि लड़कियों का पहनावा बदल गया है, वो अब पहले की तरह गरीब नहीं लग रही थी। अपने विजिटर्स से मिलने का फैसला करते हुए ली फैन ने कहा, अगर वो मुझसे मिलने आए हैं तो उन्हें अंदर आने दो। जैसे ही 3 मेहमान अंदर आए, उन्होंने उसे इज्जत से कहा, मास्टर, हमें अंदर आने देने के लिए शुक्रिया। 2 साथियों ने उसके घर की शान पर कमेंट किया। एक ने कहा, यह जगह सच में शानदार है, यहाँ की घास भी हमसे बेहतर लग रही है। श्रद्धा से भरकर जियांग सुए अचानक अपने घुटनों पर गिर गई। ये देखकर ली फैन ने हैरानी में कहा, अरे लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये क्या कर रही हो? अंदर ही अंदर वो सोचने लगा कि क्या उसका काम सच में इतना खास था कि किसी को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इससे पहले कि वो उस पल को समझ पाता, बाकी 2 मास्टर्स ने भी वैसा ही किया और गहरा झुके। म्यू कैनिंग ये सीन देखते हुए हैरानी में सोचने लगी, पूरे सदर्न टेरिटरी के 3 सबसे पावरफुल फिगर्स यहाँ घुटने टेके हुए हैं। इनमें से 2 लॉर्ड्स हैं और तीसरा एक सूडो इमॉर्टल है। लीज हैन थोड़ा असहज फील करते हुए उनसे बोला, आप सब मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम पसंद करना और उसकी तारीफ करना एक बात है, पर ऐसे जेस्चर जरूरी नहीं है। ब्लैक हेड विजिटर जज्बातों से भरकर बोला, होली सीनियर, आप इतने महान हैं कि मैं खुद को आपके सामने झुकने से रोक नहीं पाया। हेवन में भी कोई आपके जैसी कैलीग्राफी नहीं बना सकता। अगर मैं इसे देखने के बाद मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। फिर जियांग सुए ने मिन्नत की, सीनियर, क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ली फैन ने उसकी रिक्वेस्ट पर सोचा, क्या ये मेरा डिसाइपल बनने के लिए पूछ रही है? पर इसे क्या फायदा होगा? म्यू कैनिंग बीच में बोली, सीनियर, इनकी मदद की वजह से ही हम वो एंटीक हासिल कर पाए। ली फैन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ये तारीफ के काबिल है, पर मेरे पास पहले से ही 2 डिसाइपल्स हैं, अभी मुझे और की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आर्ट और लिटरेचर में तुम्हारा गहरा इंटरेस्ट देख सकता हूँ। मैं उन एरियाज में तुम्हें ज्यादा गाइड नहीं कर सकता, पर अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो मैं जरूर जवाब दूंगा। जियांग सुए का दिमाग तेजी से दौड़ा। ये एक शानदार मौका है। सीनियर ने मुझे उनसे कुछ भी पूछने का मौका दिया है। हालांकि वो अचानक समझ नहीं पा रही थी कि क्या पूछे। ली फैनो से तसल्ली दी, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किस्मत हमें साथ लाई है तो मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देकर खुशी होगी। जैसे ही उसने उसके उत्सुक पर हिचकिचाते हुए बर्ताव को देखा, उसने सोचा, ये मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है, जब मैं होशियार होने का दिखावा करता था ताकि टीचर सबके सामने मुझसे सवाल पूछे। ये लड़की भी यहाँ वही कर रही है। आखिरकार जियांग सुए ने पूछा, सीनियर, इमॉर्टल्स असल में क्या होते हैं? ली फैन पल भर के लिए चौंक गया।
ये इमॉर्टल्स के बारे में जानना चाहती है, पर मैं तो कल्टीवेटर भी नहीं हूँ। क्या इसे मुझसे पेंटिंग या कैलीग्राफी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? फिर भी अपने आसपास उम्मीद भरी खामोशी देखकर उसने जवाब देने का फैसला किया। गला साफ करते हुए उसने समझाया, इमॉर्टल्स हमारे जैसे ही जीव हैं। अगर तुम गौर से देखो तो पाओगी कि हम सबकी बॉडीज उसी एनर्जी से काम करती हैं जो पेड़ पौधों में होती है। ये एनर्जी कभी सच में गायब नहीं होती। हमारा वजूद खत्म हो सकता है, पर हमारा सार किसी न किसी रूप में बहता है। उसने आगे कहा, भले ही हम अपनी खुद की महानता को ना समझ पाएं, पर सच यह है कि एक साधारण इंसान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इमॉर्टल। सफेद क्या है ये समझने के लिए काले को समझना होगा, सही को पहचानने के लिए गलत को समझना होगा, और अमर विचारों को पकड़ने के लिए पहले साधारण को समझना और उसकी कद्र करना होगा। ली फैन ने समझाया कि सारी चीजें एक ही सबक के दो पहलू हैं। एक की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि दूसरे की नहीं है। उसने बताया कि दुनिया इसी बैलेंस में काम करती है, और जियांग शुए को भी वही सच महसूस होने लगा। जियांग शुए ने अपने पास्ट पर सोचा, ये मानते हुए कि कल्टीवेटर बनने के बाद शुरू में उसे बहुत खुशी हुई थी। हालांकि पावर की चाहत में उसने खुद को एक बर्फीले पहाड़ में कैद कर लिया था, सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करते हुए। उसे यकीन था कि उसका तरीका सबसे अलग है और वो जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। फिर भी वो आखिर में फेल हो गई। अब नई समझ के साथ जियांग शुए ने माना कि वो कामयाब क्यों नहीं हुई। उसका रास्ता शुरू से ही गलत था। उसे महसूस हुआ कि पावर को सच में समझने के लिए उसे पहले जिंदगी का मतलब समझना होगा। जैसे ही जियांग शू को समझ आई, ली फैन ने उसे गौर से देखा और उसकी रियलाइजेशन की पुष्टि कर दी। ली फैन ने समझाया कि इसीलिए वो हमेशा जिलिंग को अंडा पेंट करने की सलाह देता था। उसका मानना था कि उसे पेंट करना बहुत आसान है और वो जितनी नेचुरल और सादा रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जियांग शुए ने अपना शुक्रिया अदा किया। ली फैन को उसकी गाइडेंस के लिए सच्चे दिल से थैंक यू कहा। हालांकि ली फैन ने थैंक्स को हटा दिया, ये कहते हुए कि उसका जवाब बस एक सिंपल आंसर है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बात बदलते हुए उसने नोट किया कि उनकी विजिट का टाइम एकदम परफेक्ट है और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने बताया कि उसके गार्डन में एक शानदार पीच ट्री है और उनके साथ उसके फल शेयर करने का ऑफर दिया। ब्लैकईड लोगों ने घबराहट में एक दूसरे को देखा और आपस में फुसफुसाए, क्या हमें सच में एक इमॉर्टल ट्री के पीछे सर्व किए जाने वाले हैं? वो हमेशा मानते थे कि ऐसे पावरफुल ट्री सिर्फ हेवेंस में मिल सकते हैं, इसलिए अर्थ पर एक का होना हैरान करने वाला है और अब उन्हें उसका फल चखने का रेयर मौका मिल रहा है। जैसे ही वो सब बैठे, लड़कियों ने बाकियों को भी बैठने के लिए कहा, अजीब तरह से खड़े रहने के बजाय। थोड़ी देर बाद ली फैन वापस आया पीचेस लेकर। उसने समझाया कि उसने वो ट्री खुद लगाया था और जो पीचेस वो खाने वाले थी वो सीजन के पहले थे। उसने माना कि उसे नहीं पता कि वो कैसे टेस्ट करेंगे, पर उसे भरोसा है कि उन्हें वो पसंद आएंगे। ग्रुप ने तारीफ से भरकर अपना शुक्रिया अदा किया। मास्टर ली फैन को इतना कीमती गिफ्ट उनके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू कहा और इसी तरह रहस्य और गहरे होते गए और सफर जारी रहा। आगे क्या होगा? क्या ली फैन की समझ उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी या परछाइयों में और भी बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं? अगर आप भी हमारी तरह एक्साइटेड हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप अगला एपिक रिकैप कभी मिस ना करें। अगली बार तक देखते रहिए और वीडियो बहुत देर बाद आया उसके लिए माफ कर देना। दूसरा वीडियो आप सबकी कृपा से जल्द आएगा। सब्सक्राइब कीजिए और मजे लूटिए।